नॉर्मली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर इसको 3 पार्ट्स में पढ़ा जाता है। दैट इज द कॉमन डिजीजेस, जिसमें आपकी बैक्टीरियल, फंगल, हेलमिंथिक, फिर आपकी इम्यूनिटी वाला पार्ट होता है, एड्स, कैंसर एंड ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहल अब्यूज आ जाता है। कि भाई हमारी बॉडी के जैसे फ्लूइड्स है, मैंने आपको क्या बताया, जैसे आपका लिवर का फ्लूइड, गैस्ट्रिक फ्लूइड्स। तो भाई जिस भी इंसान की बॉडी में इन फ्लूइड्स का बैलेंस है वो कहा जाता था कि हेल्दी है। दैट वाज अकॉर्डिंग टू द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ठीक है, हेल्थ का मतलब सिर्फ कोई एब्सेंस ऑफ बीमारी या फिजिकल फिटनेस नहीं होता। हेल्दी डजंट मीन कि आप बाहर से फिट दिख रहे हो या आपको लग रहा है आप फिट हो, नहीं, बाहरी रूप से। ठीक है, दैट इज मेंटल, सोशली, ठीक है, एंड फिजियोलॉजिकली आपका वेलबींग होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर बायोलॉजी एंड ज़ूलॉजी मेंटर। माय नेम इज डॉक्टर आरुषि तिली। तिल से आई दीदी बुलाओ, तिल से आई मैम बुलाओ, तिल से आई बेस्टी मानो। और भाई आज है तुम्हारी माइंड मैप सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। भाई पहली चीज, माइंड मैप बेटा आपके रिवीजन के लिए होता है। अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि उन्होंने बिल्कुल भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है और वो माइंड मैप से पढ़े, तो बेटा मैं आपको कहूंगी इट इज एट योर ओन रिस्क, बिकॉज माइंड मैप यूजुअली आपकी कनेक्टिविटी या आपके रिवीजन को प्रॉपरली कराने में मदद करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर आपने चैप्टर को एक बार भी पढ़ा है, इफ यू आर रिवाइजिंग इट देन इट इज डेफिनेटली यूजफुल फॉर यू। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज तो देखो चैप्टर ऑलरेडी काफी बड़ा चैप्टर है, मतलब अगर आप नॉर्मल क्लासेस में भी देखोगे तो कवर कराने में काफी टाइम लगता है, बिकॉज बहुत सारी थ्योरी है। पर यहाँ पे हम उसकी थ्योरी को एक शॉर्ट टर्म्स में रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसके हर टॉपिक को। नॉर्मली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर इसको 3 पार्ट्स में पढ़ा जाता है। दैट इज द कॉमन डिजीजेस, जिसमें आपकी बैक्टीरियल, फंगल, हेलमिंथिक, फिर आपकी इम्यूनिटी वाला पार्ट होता है, और यूजुअली एड्स, कैंसर एंड ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहल अब्यूज आ जाता है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स हैं, हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे और हर चीज को रिवाइज करेंगे। तो आइए भाई, भरेंगे अपने साथ बहुत सारी एनर्जी और शुरू करेंगे। दैट इज माइंड मैप। इधर पढ़ेंगे भाई ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को पूरा, आधा अधूरा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो भाई सेहत क्या होती है, व्हाट इज हेल्थ? ठीक है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैम, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ, है ना, क्या कहते हैं, जो हम फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली हर तरीके से वेलबींग है हमारा। बट भाई क्या पुराने जमाने में भी ऐसा होता था? नहीं, पुराने जमाने में एक थ्योरी दी गई थी जिसे हम कहते थे गुड ह्यूमर थ्योरी। ह्यूमर का मतलब होता है बेटा फ्लूइड, दैट इज बेसिकली योर बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, जैसे लिवर का फ्लूइड, गैस्ट्रिक फ्लूइड, ऐसे फ्लूइड जैसे बॉडी फ्लूइड्स। तो इन्होंने ऐसा कहा था भाई, हमारी आयुर्वेदिक सिस्टम, और भाई वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीपल, ठीक है, हिपोक्रेट्स, उन्होंने ये चीज बोली थी भाई, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में बोला गया था कि भाई कोई भी इंसान हेल्दी कब है, जब उसका ह्यूमर गुड है, मतलब बॉडी फ्लूइड्स बैलेंसिंग है, बॉडी फ्लूइड में स्टेबिलिटी है। As per good humor hypothesis arrived at a reflective thought and asserted by who? Hippocrates and Indian Ayurvedic system. Health is a state of body and mind where there was a balance of certain humors. Example, black bile belonged to the hot personality and had fevers. ठीक है, तो भाई ये यूजुअली इन्होंने बताया गया कि भाई हमारी बॉडी के जैसे फ्लूइड्स है, मैंने आपको क्या बताया, जैसे आपका लिवर का फ्लूइड, गैस्ट्रिक फ्लूइड्स। तो भाई जिस भी इंसान की बॉडी में इन फ्लूइड्स का बैलेंस है वो कहा जाता था कि हेल्दी है। दैट वाज अकॉर्डिंग टू द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। बट भाई ऐसा हमारे कुछ नए साइंटिस्ट हैं, उन्हें ऐसा मंजूरी नहीं थी। तो भाई विलियम हार्वे जी आए थे। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी किया था और उन्होंने डिसअप्रूव किया कि भाई मैं नहीं मानता गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। ठीक है, ऑफ हेल्थ। उन्होंने कैसे इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया? उन्होंने इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था बाय नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन। उन्होंने एक इंसान के बॉडी टेम्परेचर को नापा विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मामीटर। यू ऑफ बायोलॉजिस्ट इन लेटर ईयर्स, मतलब उन्होंने उनकी थ्योरी को प्रूव कर दिया था रॉन्ग। भाई इन्होंने कहा था कि कोई इंसान का जैसे लिवर के, अगर लिवर के फ्लूइड्स खराब हैं तो वो बीमार है, ही इज नॉट हेल्दी। ठीक है, बट इन्होंने उसी इंसान का टेम्परेचर नाप के दिखा दिया, चीजें दिखा दी, मतलब इन्होंने काफी चीजें प्रूफ कर दी जो क्या थी कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को कॉन्ट्राडिक्ट करती थी। हालांकि ये चीजें आपसे कहीं पूछी नहीं जाती हैं, बट वंस यू आर स्टार्टिंग द चैप्टर आपको इस पूरी स्लाइड में 2 चीजें पता होनी चाहिए। दैट इज गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग था ये, हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम, एंड विलियम हार्वी ने इसको डिसअप्रूव किया था और इन्होंने डिस्कवरी की थी ब्लड सर्कुलेशन की। दैट्स इट। इसके अलावा इस स्लाइड में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है सच। ठीक है, माइंड इन्फ्लुएंसर्स आर इम्यून सिस्टम थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, दैट आर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ। तो हमारी हेल्थ क्या होती है, इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली, मेंटली, सोशली,
और फिजियोलॉजिकल वेलबींग। ठीक है, हेल्थ का मतलब सिर्फ कोई एब्सेंस ऑफ बीमारी या फिजिकल फिटनेस नहीं होता। कई लोग सोचते हैं मैम मेरे को तो कोई बीमारी ही नहीं है तो क्या मैं तो हेल्दी हूं। भाई ऐसा नहीं होता। हेल्दी डजंट मीन कि आप बाहर से फिट दिख रहे हो या आपको लग रहा है आप फिट हो, नहीं। हेल्थ मीन्स इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, बाहरी रूप से, ठीक है, दैट इज मेंटल, सोशली, ठीक है, एंड फिजियोलॉजिकली आपका वेलबींग होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, आपकी बुक के अंदर इन्होंने पैराग्राफ्स में अलग अलग चीजें दे रखी हैं कि हेल्थ किस किस की वजह से, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, किस चीज की वजह से हेल्थ खराब हो सकती है। देखो डेफिनेशन पे जाएंगे। वेलबींग किस किस का था, फिजिकल, मेंटल, सोशल। अब वही चीज खराब हो जाएगी अगर मेंटल स्टेट किसी का खराब हो जाए। ठीक है, मेंटल स्टेट किसी का खराब हो जाए, जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंटल स्टेट खराब होना मतलब जो कि आजकल बहुत कॉमन है, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए, कोई इन्फेक्शंस हो जाए, लाइफस्टाइल हैबिट्स, होता है ना गंदी आदतें, जैसे मैम जंक फूड खाना, उठना लेट बहुत ज्यादा, नींद के कोई टाइम नहीं है, कभी नींद आ रही है कभी नहीं आ रही, कभी आ रही है तो बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, एक्सरसाइज, रेस्ट हैबिट्स, ये सारी चीजें जो भाई आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, वैसे तो इट्स अ लिस्ट ऑफ काफी ज्यादा लॉन्ग, बट यहाँ पे थोड़ी ही दे रखी है। इफ यू टॉक अबाउट हेल्दी कंडीशंस, तो भाई अगर हेल्थ को आपको इंक्रीज, क्या भाई तुम खुद सोचो, अगर तुम हेल्दी होगे, फिट होगे, तो क्या क्या फायदे होंगे। पहला फायदा भाई लंबा जियोगे। भाई कई लोग कहते हैं ना हमें पूरी दुनिया घूमनी है, वी वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, हम तो वर्ल्ड टूर करेंगे शादी के बाद, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। अरे भाई तुम तभी करोगे ना जब तुम हेल्दी रहोगे। तो अगर आपकी हेल्थ की वजह से क्या चीज इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्टिविटी, ज्यादा प्रोडक्टिव रहोगे, लॉन्जिविटी, आपकी लाइफ बढ़ेगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, डिक्रीज क्या होगा, अगर आप हेल्दी हैं तो भाई बच्चों की मौतें कम होंगी, और मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब मोर्टेलिटी माने डेथ, ठीक है, डेथ रेट कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आप हेल्दी रहते हो तो आप जो डेथ रेट है बेटा वो भी कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं डिजीज। भाई डिजीज क्या होता है मैम, डिजीज माने हम हिंदी में बोलते हैं मैम बीमारी होना। तो भाई क्या अगर एग्जैक्ट बोले, ये एक होता है स्टेट ऑफ द बॉडी वेयर फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स, एक या एक से ज्यादा ऑर्गन इज एडवर्सली अफेक्टेड, कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, हेल्थ क्या होता है भाई, मतलब डिजीज क्या होता है, जब आपकी बॉडी में कोई ऑर्गन या कोई पर्टिकुलर चीज में बीमारी हो जाए, कोई अफेक्ट हो जाए, कोई प्रॉपर काम ना करे। ठीक है, अगर हम बात करें इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब जैसे भाई तुम इमेजिन करो तुम्हें जुकाम हो जाता है, जुकाम में क्या होता है, नोज बहने लगती है, फीवर होने लगता है, कभी कभी सर दर्द होने लगता है, उल्टी जैसी फीलिंग आने लगती है। ठीक है, तो भाई साइन और सिम्टम्स होते हैं, जब भी कोई बीमारी होती है उसके पर्टिकुलर साइन और सिम्टम्स दिखते हैं हमको। चलिए हम देखते हैं, हम ऐसा कह रहे हैं कि भाई टाइप्स ऑफ डिजीज को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है, और इन्फेक्शियस। किस बेसिस पे हमने ऐसा कहा, हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर। ठीक है, अगर कोई डिजीज किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही है तो वो कहलाती है बेटा इन्फेक्शियस। अगर कोई डिजीज किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल रही, दैट इज नॉन इन्फेक्शियस। देखो यहां क्रॉस लगा है, वहां टिक लगा है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, नॉन इन्फेक्शियस कैंसर। तुमने कभी देखा है किसी कैंसर पेशेंट के छूने से, छींकने से तुम्हें कैंसर हो जाए, नहीं होता ऐसा, तो इट इज नॉन इन्फेक्शियस। पर एड्स भाई इन्फेक्शियस है। ठीक है, एड्स के बारे में तो हम प्रॉपरली कंप्लीटली पढ़ेंगे, तो इस टॉपिक को हम आगे डिस्कस करते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए भाई इसके अंदर क्या क्या वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स थे। भाई पैथोजन क्या होता है, जो बीमारी करे, जो डिजीज करवाता है। ठीक है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पैथोजन। मोस्ट पैरासाइट्स आर पैथोजेंस लिविंग इन होस्ट। होस्ट मतलब मान लो भाई मेरे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया रह रहे हैं, तो मैं हो गई उनकी होस्ट और वो मेरे अंदर रह रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी पैरासाइट्स हैं वो ज्यादातर होस्ट में रहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी बॉडी के वाइटल एक्टिविटीज को डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनल डैमेज। भाई अगर आज मेरी बॉडी में मान लो कोरोना का वायरस घुसा, तो कोरोना ने मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करा ना, कितनी सारी चीजें,
उसने मेरा फीवर कर दिया था। तुमने याद करो, कोरोना हुआ था भाई, कोविड आया था, कितना भयंकर। तब सब लोगों को क्या क्या बीमारियां हो रही थी उस टाइम, कैसे कैसे सिम्टम आ रहे थे भाई। लॉस ऑफ टेस्ट हो रहा था, स्मेल नहीं आ रही थी किसी चीज की, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, फीवर होना, बॉडी पेन होना होता था। तो भाई आपकी बॉडी की उसने नॉर्मल फंक्शनिंग को, मॉर्फोलॉजिकल फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग को खराब किया। ठीक है, तो नॉर्मली यही होता है जब कोई बीमारी होती है। ठीक है, गट पैथोजेंस जो आपकी गट में होते हैं, यूजुअली पेट में, कैन सर्वाइव हार्श पीएच। ठीक है, जैसे आपकी ये एक बेटा एनसीईआरटी की लाइंस हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्हें यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। तो भाई आपकी गट में कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं बेटा, कुछ आपको पता है गट में तो HCl सिक्रीट होता है, तो मैम HCl में तो मर जाते होंगे सब, नहीं भाई, एंजाइम्स जो होते हैं वो काफी हार्श पीएच को कंट्रोल करने वाले भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उसमें भी जिंदा रह लेते हैं। ठीक है, कौन, वो बैक्टीरिया और पैथोजेंस भी जिंदा रह लेते हैं। होता है ना, कई बैक्टीरिया होते हैं कहते हैं हाँ, कोई पैथोजन होते कहते हैं हाँ क्या है ये पेट, इसके हार्श पीएच में भी हम जी लेंगे और इसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तो भाई होता है ऐसा। ठीक है, आइए अब भाई आप लोगों के लिए यहाँ पे वो चीज है कि कैसे होता है ट्रांसमिशन। कहते हैं ना कोई बीमारी कैसे फैली, अपन कई बार होता है ना घर पे ऐसे करते हैं, अरे यार मम्मी, मम्मी कहती है इसके पास नहीं जाना, अपने छोटे भाई के पास या छोटी बहन या बड़े भाई या बड़ी बहन के पास, कि भाई इसको बेटा बीमारी हो रही है, ये तुम जाओगे छीकेगा तुम्हें हो जाएगी, है ना। तो क्या होता है, कुछ बीमारियां बेटा होती हैं जो एयर ड्रॉपलेट से फैलती हैं, एयर ड्रॉपलेट्स, एरोसॉल, या फिर किसी का पेन छूने से, मतलब किसी की टच करी हुई चीज जो इन्फेक्शियस हो गई है, या दरवाजे के हैंडल। कई बार तुमने देखा कई लोग होते हैं वेरी वेरी नीट, सैनिटाइजर लगाएंगे, लिफ्ट के बटन को ऐसे तीली से दबाएंगे, वेरी हाइजीनिक, एंड आई थिंक इसमें कुछ गलत नहीं है, एवरीबडी इज डिफरेंट। ओके, तो पेन नॉब्स, तो ऐसा कौन कौन सी बीमारियां हैं बेटा जो आपकी एयर ड्रॉपलेट से फैलती हैं या किसी ऑब्जेक्ट से फैलती हैं, जैसे बेटा निमोनिया, डिप्थीरिया, बैक्टीरियल में हम बात करें, वायरल में कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, कॉमन कोल्ड से तो छींकते हैं, और तुमने देखा है कभी किसी को खांसी जुकाम हो रहा और तुम उसके पास थोड़ी देर खड़े रह लो या ज्यादा टाइम रहोगे, तुम्हें भी हो जाता है, फिर अपन कहते हैं यार इसने मुझे कर दिया, जुकाम नहीं था मेरे को कल तक, होता है ना। ठीक है, प्रोटोजोन और हेलमिंथिक एयर से नहीं फैलती हैं। फिर अगर हम बात करें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब कि छूने से, मतलब किसी चीज के डायरेक्टली हमारे खाने से, पीने से, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ऐसा हो रहा है अगर। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट टेटनस, ठीक है, टेटनस आपने देखा है कई बार वो जंक लगी हुई सेफ्टी पिन लग जाती है, कोई कील पांव में चुभ जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग क्या कहते हैं, जा जा के यार जा टेटनस का इंजेक्शन लगवा के आ। ठीक है, फटाफट से ऐसी बातें करते हैं, राइट। तो क्या होता है भाई, टेटनस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती है। टॉकिंग अबाउट स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती है। ठीक है, इफ इट्स अ वायरल डिजीज, अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हो रहा है तो बेटा आपको भी हो सकता है, तो उनसे दूर रहना पड़ता है। देन कुछ बीमारियां होती हैं बेटा जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से फैलती हैं। मतलब होता है ना, बाहर हम खा रहे हैं मैम गोल गप्पे, मैम मैं तो पीऊंगी जूस बाहर का रोज, मैं तो गोल गप्पे खाऊंगी रोज। भाई बीच में मैं भी बहुत गोलगप्पे खाती थी, एंड ट्रस्ट मी फूड पॉइजनिंग बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो भाई कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से टाइफाइड और डिसेंट्री जैसी बीमारियां बेटा बैक्टीरियल डिजीज होती हैं जो फैलती हैं। वायरल इफ यू टॉक अबाउट पोलियो फैलती है। ठीक है, एंड अगर आप बात करेंगे प्रोटोजोन में अमीबियासिस एंड हेलमिंथिक में एस्केरियासिस। फिर हम बात करें इंसेक्ट वेक्टर, वेक्टर बॉर्न, सबने सुनी होंगी, क्या सुनी होंगी, याद करेंगे सब लोग, मैम मच्छर के काटने से मलेरिया हो गया, मैम मच्छर के काटने से डेंगू हो गया, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो। ठीक है, तो भाई मॉस्किटो क्या है, उससे काटने से आपको बीमारी नहीं हो रही, उसके ऊपर एक पैथोजन चिपका हुआ है, उसकी सलाइवा में एक पैथोजन है, तो जब वो तुम्हें काटता है तो वो तुम्हारे अंदर आ जाता है। तो जो भाई उस पैथोजन को तुम्हारे पास ला रहा है, दैट इज अ वेक्टर। वेक्टर एक तरह की गाड़ी होती है। ठीक है, तो जैसे भाई प्लेग, प्लेग अगर किसी को पता होगा चूहे की वजह से हो रहा था, लोगों को लग रहा था भाई चूहे के ऊपर एक फ्ली थी जिस पर वो पैथोजन लगा हुआ था। ठीक है, चिकनगुनिया, डेंगू, वायरल में प्रोटोजोन में मलेरिया, और हेलमिंथीज में फिलेरियासिस। अभी हम सारी बीमारियों को पढ़ेंगे बेटा, अगर तुम्हें इसमें से कोई भी बीमारी लग रहा है कि मैम याद सी नहीं आ रही, रिवाइज करनी, अभी हम करेंगे, डोंट वरी। बॉडी फ्लूइड से, मतलब बॉडी के फ्लूइड से टच में आने में,
दैट इज बैक्टीरियल में सिफिलिस, एड्स इन वायरल, ट्राइकोमोनियासिस इन प्रोटोजोअन डिजीज। ये तीनों बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं जो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होता है उसकी वजह से ये हो जाती हैं। ठीक है, यूजुअली जेनाइटल एरियाज में होती है। इफ यू टॉक अबाउट सिफिलिस, ट्राइकोमोनियासिस, एड्स बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे एड्स फैलता है। और भी रीजंस होते हैं बट मेनली। अब इन्होंने यहाँ पे एक स्पेशल नोट डाला है क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बेटा करती है आपका मलेरिया। कहीं लिखा है यहाँ पे इन्होंने मलेरिया? ठीक है, हाँ, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो करती है मलेरिया, फीमेल एडीज मॉस्किटो करती है डेंगीन बोल रही हूँ, डेंगू और चिकनगुनिया। ठीक है, डेंगू, डेंगुई, चिकनगुनिया। ठीक है, ये करती है बेटा कौन? फीमेल एडीज मॉस्किटो। और बेटा आपकी फीमेल एनोफिलिस वेक्टर जो होता है मलेरिया के लिए होता है। ठीक है, चलिए अब बेटा आते हैं मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। कि मैम ये इतनी इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो फैल रही हैं, कोई फैल रही है एयर ड्रॉपलेट से, कोई खाने से, कोई पानी से, कोई बॉडी फ्लूइड से, कोई किसी चीज से, तो मैम रोकने का कोई तरीका तो होता होगा। बिल्कुल है, प्रिवेंटिंग मेथड्स। पहले बात, अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन किया करो। देखो, ठीक है, कीप योर बॉडी क्लीन। भाई रोज नहाओ। एक तो आधे लोगों को दुनिया में समझ नहीं आता है, 10 बार बोल दो नहा लो तो तब भी नहीं नहाते हैं, बट नहाना चाहिए। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। बेटा जैसे फूड पॉइजनिंग होती रहती है कॉमनली, मैंने आपको बताया गोलगप्पे खाने से हो जाता है बहुत ज्यादा, तो बाहर का खाना कोशिश करें कम से कम खाएं, अवॉइड करें, अपने घर का सेहतमंद खाना खाया करें। ठीक है, मेंटेन पब्लिक हाइजीन। तो क्या होता है भाई पब्लिक हाइजीन, जैसे आप कभी पब्लिक टॉयलेट्स में गए हो, पेट्रोल पंप के टॉयलेट्स या गवर्नमेंट के पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, या बहुत जगह आप देखोगे एकदम गंदे, पीपल हैव नॉट इवन फ्लश्ड, सैनिटरी नैपकिन्स को भी पॉट में फ्लश कर देते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ, दे डोंट इवन बॉदर टू क्लीन इट। ठीक है, तो भाई आप बेटा एज अ गुड सिटीजन, एज अ गुड ह्यूमन, यू शुड ऑलवेज फ्लश योर टॉयलेट्स आफ्टर यूज। इफ यू आर अ फीमेल एंड यू आर यूजिंग अ सैनिटरी नैपकिन, fold it or wrap it in a paper and throw it in a dustbin rather than flushing it in a toilet और कहीं और फेंकने से। वही चीज है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और एक्सक्रीटा, पीरियोडिक क्लीनिंग ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ। आपके घर में बेटा कभी देखा है वो वाटर टैंक नहीं होता जो घर में जमीनों में लगा होता है, ऊपर टंकियां होती हैं, तो घर में आपने देखा कई बार घर वाले उसकी सफाई करवाते हैं। बहुत जरूरी है क्योंकि भाई जितना इन्फेक्शन वहां से बन सकता है, पूरे घर का पानी आ रहा है वहां से, वाटर रिजर्वायर, पूल्स, टैंक्स। ठीक है, तो डीकंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर करनी चाहिए। देन अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट। भाई तुम्हें पता है अगर किसी को बीमारी है तो इट शुड बी अवॉइडेड। अब भाई तुम्हारे किसी भाई बहन को, फ्रेंड को तुम्हें पता है अभी बीमारी हो रही है, उनके छींकने खांसने, ठीक है, उसकी वजह से तुम्हारे को वो बीमारी हो सकती है, तो थोड़े टाइम अवॉइड करो। ठीक है, देन कंट्रोल वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। हमने वैसे ज्यादातर कॉमन वेक्टर जैसे मॉस्किटो ही पढ़ा है, तो भाई मॉस्किटो कहाँ बनते हैं, मच्छर ज्यादातर कहाँ आते हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा होता है, गंदी जगहों पे। तो कोशिश करो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को या जगहों को क्लीन रखो, ताकि ये बनेंगे ही नहीं तो तुम्हें बीमारी भी तो नहीं होगी। अवॉइड स्टैग्नेशन, मतलब इकट्ठा होने से रोको पानी को कहीं अराउंड रेसिडेंशियल, जहां तुम रहते हो उन एरियाज पे। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, अगर आपके घर में कूलर हैं, वाटर कूलर्स हैं एवरीवेयर, क्योंकि ये क्या होता है अपना इकट्ठा करके ना वहां अपनी जो होता है ना लार्वा दे देते हैं। ठीक है, और वहां पे बहुत सारे मच्छर उगने लग जाते हैं, तो इट इज बेटर आप वहां रेगुलर क्लीनिंग करें। देन यूज मॉस्किटो नेट्स। याद है, अगर आई थिंक मुझे नहीं पता आप लोगों का, बट बचपन में सोते थे मच्छरदानी होती थी। ठीक है, तो मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। इंट्रोडक्शन ऑफ larvicidal fishes called gambusia in ponds that feed on mosquito larva। तो भाई एक मछली होती है, अगर आप लोग उसको पॉन्ड्स में अपने घर में ऐसी जगह रखते हो, तो ये क्या करती है, अगर मच्छर ने उस पानी में अंडे दिए हैं या मतलब अपने लार्वा दिए हैं, तो ये क्या करती है, उसको खा जाती है। ठीक है, तो गैम्बूसिया फिश लोग लगते हैं लार्विसाइडल होती है, लार्वा को खा जाती है। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड जो होते हैं ना, काला हिट, मौत को कर देगा, ठीक है, मच्छर की करेगा मौत, काला हिट। ठीक है, एक वो भी आता है ना मॉर्टीन। ओके, तो भाई वही चीजें हैं, इन्फेक्शियस स्प्रे करो, डिशेस, ड्रेनेज, स्वैम्प्स, अपने आसपास एरिया में। डोर्स और विंडो पे प्रोवाइड विद वायर मैश, मैश मतलब जाली। कभी देखा है घर में एक दरवाजा होता है, बहुत लोगों के घर में एक जाली का दरवाजा होता है, खिड़की होती है तो खिड़की में भी एक जाली की लेयर होती है,
ताकि ऐसे मच्छर या छोटी मोटी चीजें उड़ के अंदर ना जाए। ठीक है, तो ट्राई करें, अगर आपके घर में नहीं है तो आप अपनी घर के विंडोज में, दरवाजों में एटलीस्ट मेश नेटवर्क ऑफ वायर लगवाएं। चलिए भाई, ये तो हो गए थे हमारे प्रिवेंटिव मेथड्स। अब हम पढ़ते हैं भाई बीमारियां। तो सबसे पहले आ जाती है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। आपकी बुक में एनसीईआरटी के अंदर दो ही बीमारियां दे रखी हैं बैक्टीरिया से होने वाली, टाइफाइड और निमोनिया। टाइफाइड किससे होती है भाई? टाइफाइड होती है सैल्मोनेला टाइफी से। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना है। किससे होती है? सैल्मोनेला टाइफी। और अगर तुम्हें पता करना है कि तुम्हें टाइफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है बेटा इसके लिए, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट, ठीक है। ऑर्गन्स, कौन से ऑर्गन को, बॉडी ऑर्गन को ये बीमारी खराब करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अदर ऑर्गन्स बाय माइग्रेटिंग थ्रू ब्लड। ये कहती है ना ना, स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों, मैं खून में बह के बाकी जगहों को भी खराब करूंगी। फिर इसके सिम्टम क्या होते हैं बेटा? सबसे कॉमन सिम्टम है, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा चला जाता है कि सस्टेन्ड फीवर ऑफ 39 to 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, वो बेटा टाइफाइड का बहुत बड़ा सिम्टम है। टाइफाइड बेटा अपने को पता है कंटैमिनेटेड फूड और वाटर से होती है, जो हमने पढ़ा था मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। तो आप देखो, कोई भी चीज जो तुम्हें खाने या पानी से हो रही है, भाई स्टमक में दर्द होगा, वीकनेस होगी, ठीक है, पॉटी नहीं आएगी, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, सर दर्द, खाना खाने का मन नहीं करेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। इन सीवियर केसेस इंटेस्टाइन के अंदर बेटा छेद हो जाते हैं, पोर्स, परफोरेशन हो जाती है, ठीक है, डेथ में अकर, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है बॉडी में इसकी वजह से, इंटेस्टाइन में पोर्स हो गए तो ये थी बेटा आपकी टाइफाइड। किससे हो रही थी? सैल्मोनेला टाइफी से हो रही थी। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? विडाल टेस्ट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था? फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड। फिर ये बॉडी के कौन से ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है और ब्लड में बहते हुए बाकी ऑर्गन्स को भी। वहीं अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सस्टेन्ड हाई फीवर ऑफ 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, पेट दर्द, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट और सीवियर केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन। निमोनिया भाई, ठीक है, निमोनिया किससे होता है? आपकी बुक में 3 दे रखे हैं ऑर्गेनिज्म जिनसे हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और एक और होता है, चलो 2 ही दे रखे तो आप 2 ही याद कर लो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब बात करते हैं किस पार्ट ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करती है बेटा? आपके एल्वियोलाई को। तो आपके जो बॉडी में लंग्स में एल्वियोलाई होता है, इसमें बेटा फ्लूइड भर जाता है, ठीक है, क्या भर जाता है? फ्लूइड भर जाता है निमोनिया के केस में। तो प्रॉब्लम होती है इंसान को सांस लेने में, क्योंकि फ्लूइड फिल्ड है इसमें। फीवर होता है, ठंड सी लगती है, कपकपाही, खांसी, हेडेक, हाय हाय, सर दर्द। इन सीवियर केसेस लिप्स और फिंगर और नेल्स ग्रेश ब्लू कलर के हो जाते हैं सीवियर केसेस में, ठीक है। तो निमोनिया किससे होती है? स्ट्रेप्टोकोकस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। फैलती किससे थी? एयर ड्रॉपलेट से। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में क्या होती है? ए हवा भर, मतलब हवा क्या? फ्लूइड फिल्ड, फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड भर जाता है। प्रॉब्लम होती है सांस लेने में क्योंकि फ्लूइड भरा है, ठंड लगेगी, फीवर होंगे, कफ होगी, हेडेक होगा और सीवियर केस में लिप्स और नेल्स ब्लूइश ग्रे हो जाएंगे। चलिए, अब आती है बेटा बहुत ही अच्छा, हाँ, ये जो लाइन थी बेटा ये पिछले ही चार्ट की थी बट हो नहीं पाई तो मैं बता देती हूं। टाइफाइड के केस में एक केस था, टाइफाइड मैरी, जिसे मैरी मिलोन कहते थे। इनका मैं आपको केस बता देती हूँ, छोटी सी स्टोरी है इनकी। टाइफाइड के बारे में ये लाइन थी, ठीक है, वहां पे जगह नहीं थी तो इधर पेस्ट कर दिया इसको मैंने। तो क्या होता है भाई, टाइफाइड मैरी क्या थी? एक बहुत ही प्रोफेशनल कुक थी जो काफी अमीर लोगों के घर में यूएसए में खाना बनाती थी और वो एक टाइफाइड की कैरियर थी, ठीक है। तो क्या होता था, वो खाना बनाती थी, कभी उसमें छींक दिया, गंदे हाथ, वो इतना हाइजीन मेंटेन नहीं करती थी, तो उनकी वजह से वहां पे बहुत सारे लोगों को टाइफाइड हुआ, तो उनको वहां से निकाल दिया गया। फिर भी उन्होंने क्या किया, अपना एक छोटा फूड ट्रक या छोटी दुकान खोल ली। वहां पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया और बहुत सारे लोगों को टाइफाइड किया। जब उनको पकड़ा गया, उनको जेल हो गई, ठीक है। तो इस तरह भाई शी वॉज अ वेरी खतरनाक लेडी, बिकॉज उनकी वजह से कितने लोगों को टाइफाइड हो गया। तो टाइफाइड मैरी और मैरी मिलोन उनका रियल नाम था। शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन and was a typhoid carrier and spread typhoid through her food she prepared, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, बैक्टीरियल डिजीज खत्म हो गई है। दिस वॉज ऑल अबाउट टाइफाइड, ठीक है, लास्ट स्लाइड के बारे में था ये। आ जाइए
वायरल डिजीज पढ़ते हैं तो वायरल डिजीज में बेटा सबसे पहली आती है हमारी कॉमन कोल्ड। एक ही दे रखी बीमारी आपकी बुक के अंदर, दैट वाज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड बेटा किससे होता है? राइनो वायरस से, राइनो वायरस। और कैसे होता है? एयर ड्रॉपलेट से। ऑर्गन कौन से अफेक्ट होते हैं बेटा? नोज और आपका रेस्पिरेटरी पासेज। ऑब्वियसली होता है ना, नोज जाम हो जाती है, अपन यूं करते हैं, ऐसे पूरा दिन यूं करते रहते हैं। क्या बोला? हाँ, ऐसे होता है, राइट। तो नोज और रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज, इसमें बेटा एल्वियोलाई अफेक्ट नहीं होते, एल्वियोलाई निमोनिया में अफेक्ट होते थे, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या है? नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, आए हाय वो निकलती है ना नाक से लंबी लंबी, ठीक है, ग्रीन ग्रीन, है ना। चलिए, सोर थ्रोट, हार्डनेस और कफ, ठीक है, खराश होती है, दर्द होता है गले में, हेडेक और बहुत टायर्डनेस होती है। कॉमन कोल्ड बेटा आपकी लंग्स को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। सिम्टम यूजुअली आपको कॉमन कोल्ड 3 से 7 दिन तक रहता है। कहते हैं ना 3 दिन की डॉक्टर दवाई देता है, 5 दिन की ठीक हो जाता है। चलिए बेटा, नेक्स्ट आती हैं, बैक्टीरियल हो गई हैं, वायरल हो गई, अब आती है हेलमिंथिक डिजीज। आपकी एनसीईआरटी ने 2 ही हेलमिंथिक डिजीज की बात करी है, दैट इज एस्केरियासिस एंड एलिफेंटाइसिस, और इसको फिलेरियासिस कहते हैं। पहले बात करते हैं एस्केरियासिस। किससे होती है? एस्केरिस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज राउंड वर्म, गोलू गोलू, ठीक है। कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? इंटेस्टाइन को। क्या होता है इससे बेटा? इंटेस्टाइन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, फीवर क्योंकि इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है, मस्कुलर पेन हो सकता है, अनीमिया हो सकता है और इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो सकता है। बात करें हम एलिफेंटाइसिस की, तो एलिफेंटाइसिस बेटा 2 टाइप के इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज विशरेरिया बैनक्रॉफ्टी, जैसे होता है ना बैनक्रप्ट, वैसे विशरेरिया बैनक्रॉफ्टी, देन विशेरिया मलाई, ठीक है, विशेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड विशेरिया मलाई। फिलेरियल वॉर्म, ठीक है, ये कौन सी ऑर्गन को अफेक्ट करती है? लिम्फेटिक वेसल्स को अफेक्ट करती है। और बेटा ये क्या करती है? फोटो देखो, ये क्या करती है? पूरी लोअर लिम्फ नोड्स को ऐसे कर देती है स्वेल, ठीक है, इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से जो इंसान के पांव होता है हाथी जैसा दिखने लगता है, इसलिए हम इसे कहते हैं एलिफेंटाइसिस। इवन द जेनाइटल एरियाज ऑल्सो गेट अफेक्टेड। तो इसमें क्या होता है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटी इन लिम्स, और आपकी जेनाइटल ऑर्गन्स में भी डिफॉर्मिटी हो जाती है, ठीक है। 2 थी भाई, एस्केरियासिस इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रही थी और इंटरनल ब्लीडिंग करा सकती थी या इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। एलिफेंटाइसिस लोअर लिम्स और जेनाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है और इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग करती है, ठीक है। बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट, दैट इज फंगल डिजीजेज, फंगल, ठीक है। फंगल डिजीजेज में एक ही दे रखी है भाई आपकी एनसीईआरटी के अंदर, दैट इज रिंगवॉर्म। याद करें बचपन में हो जाते थे यहाँ यहाँ यहाँ, कई बार मम्मी कहती थी बेटा साबुन ढंग से लगाया करो। तो क्या होता है बेटा? फंगस हमेशा वहीं ग्रो करती है जहां मॉइस्ट या ह्यूमिड होता है। इसलिए कभी सुना है मम्मी कहती है बेटा बारिश से आए हो अपने कपड़े बदलो, जूते बदलो, सॉक्स चेंज करो, नहा लो। कई लोगों की आदत होती है वही गीले कपड़े पहन के सो जाते हैं, कहते हैं ना गीले कपड़े मत पहनो, ओके। तो इसलिए बेटा कि फंगस की ग्रोथ हो सकती है। फंगस हमेशा ह्यूमिड या मॉइस्ट में ही, इन्वायरमेंट में ही उगती है। पैथोजन जो इसको अफेक्ट करते हैं जिससे ये होती है, दैट इज माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। और बेटा ये मैंने अपनी मन से 3 नहीं लिखे हैं, तीनों एनसीईआरटी में दे रखे हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। बॉडी पार्ट भाई आपके स्किन, नेल्स और स्कैल्प, ठीक है, स्कैल्प इधर अफेक्ट करती है। ड्राई स्केली लीजन बेटा सूखा सा स्केली लीजन बन जाता है और इंटेंस खुजली बहुत होती है इसमें, ठीक है। चलिए, हीट एंड मॉइस्चर, जहां पे हीट हो गया मॉइस्चर होगा, मेक्स द फंजाई, वहां बनता है जहां स्किन फोल्ड्स होंगे। ज्यादा मैंने बोला ना फंगस हमेशा वहीं उगेगी जहां गर्म, ह्यूमिड, चिपचिपाहट, मॉइस्ट होगा। जैसे भाई आपकी उंगलियों के बीच में, पाओ के टोज के बीच में, ठीक है, जहां स्किन के फोल्ड होंगे बिटवीन टोज, ठीक है। कई कबार फंगस भाई सॉइल से भी हो जाती है, इनफैक्ट इंडिविजुअल किसी के तुम देखो टॉवल, कोम्स, कपड़े, इनसे भी हो जाती है। चलिए बात करते हैं बेटा, हम लोगों ने बैक्टीरियल डिजीज कर ली, वायरल कर ली, फिर हमने और कौन सी कर ली थी? हेलमिंथिक कर ली, फंगल कर ली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटोजोअन डिजीजेस। प्रोटोजोअन जैसे
सबसे पहले आती है अमीबियासिस और मलेरिया, दो ही दे रखी है आपकी एनसीईआरटी के अंदर। प्रोटोजोन में अमीबियासिस, भाई अमीबियासिस मतलब अमीबा टाइप्स, ये क्या करती है, अमीबिक डिसेंट्री। किससे होती है, अमीबा नाम है तो ऑर्गेनिज्म का नाम भी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन को बेटा अफेक्ट करता है, किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। और सिम्टम क्या होते हैं भाई, कोई भी चीज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगी तो नीचे का ही एरिया खराब होगा, दैट इज एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स आएंगे, जो स्टूल निकलेगा उसमें बहुत म्यूकस या ब्लड क्लॉट्स होंगे, ठीक है। ओके, कॉन्स्टिपेशन। मलेरिया बेटा 4 टाइप के आपके नॉन यूजुअली प्लाज्मोडियम से होती है, प्लाज्मोडियम, वाइवैक्स, मलेरिया या फैल्सीपैरम से। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बस इसके 4 टाइप होते हैं जो मलेरिया करते हैं, वाइवैक्स, मलेरिया, फैल्सीफेरम, ठीक है। और भी होते हैं, ओवेल होता है, बट यहाँ 3 है, आप इन 3 को याद करिए, जिसमें बेटा फैल्सीफेरम इज मोस्ट फेटल, मोस्ट फेटल, इनमें सबसे खतरनाक फैल्सीफेरम होता है। बात करेंगे, ये आपकी आरबीसी को अफेक्ट करते हैं, आरबीसी के अंदर घुस के, ठीक है, हीमोग्लोबिन को हीमोजोइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं हीमोग्लोबिन को, एक टॉक्सिन बना देते हैं, ठीक है। बात करेंगे, चिल्स आते हैं, ठंडी, मलेरिया में कहते हैं कभी ठंड लगती है फिर ठीक हो जाता है, फिर गर्मी लगती है फिर ठंड लगती है, मतलब ऐसे रिपीटेड साइकिल्स चलती हैं, ठीक है। तो हाई फीवर रीअकरिंग एवरी 3 to 4 days, कभी ठंडा लगेगा कभी गर्म लगेगा और हर 3 से 4 दिन में ऐसा लगता रहता है। अगर आप इसे ट्रीट नहीं करोगे कैन बी प्रूव टू बी फेटल, ट्रीटमेंट नहीं लिया जाएगा तो। बात करें, हाउस फ्लाइज आर मैकेनिकल, हाउस फ्लाई बेटा यूजुअली अमीबियासिस की कैरियर होती हैं, और पी फैल्सीफेरियम इज अ मैलिग्नेंट मलेरिया, मैंने बताया फैल्सीफेरम बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, मोस्ट सीरियस फॉर्म है मलेरिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई हम है ना मॉस्किटो की साइकिल पढ़ लेते हैं कि ये कैसे आपको अफेक्ट करता है। ओके, कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम लिख लेते हैं और जान लेते हैं, आ जाइए, ठीक है। इस साइकिल को बेटा अच्छे से समझना जरूरी है, तो एक बार मेरे साथ ध्यान लगाएंगे, ठीक है। मलेरिया को थोड़ा अच्छे से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूं। मलेरिया में बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ होस्ट, यूजुअली 2 तरीके के होस्ट होते हैं, वन इज प्राइमरी होस्ट, ठीक है, जो होता है बेटा मॉस्किटो, दैट इज फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो, ठीक है। दूसरा होता है सेकेंडरी होस्ट, ठीक है, और वो क्या होता है, ह्यूमन। मैम ये होस्ट क्या है बेटा, जिसके अंदर ये जो इनका पैथोजन है वो रहेगा, ठीक है। प्राइमरी होस्ट के अंदर ये अपनी सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करती है, और बेटा सेकेंडरी होस्ट के अंदर ये अपनी एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करती है, ठीक है। तो आइए इसकी साइकिल को एक बार बना लेते हैं, मैं बहुत फटाफट बताऊंगी, रिवीजन है, अच्छे से पढ़ेंगे सब समझ आएगा। चलिए आ जाइए भाई, मॉस्किटो ने बाइट किया आपको, मॉस्किटो ने बाइट करा, भाई खाया, आके उसने बाइट किया, तो उसकी सलाइवरी ग्लैंड से, उसकी सलाइवा से, ठीक है, क्या स्पोरोजॉइड जो था, स्पोरोजॉइड बेटा इन्फेक्टिव स्टेज होता है, जिससे ये प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं स्पोरोजॉइट, जिससे बेटा आपको होता है असली काम शुरू। ये जाता है बेटा किसके पास, ये ब्लड से होते हुए बेटा जाता है आपके लिवर के पास। ये लिवर में सेल्स होते हैं हेपेटोसाइट्स, ठीक है, हेपेटोसाइट्स, ये उनको भी अफेक्ट करता है, ठीक है, उनको उनके अंदर भी अपनी एसेक्सुअल साइकिल करता है, ठीक है, एसेक्सुअल साइकिल करता है मतलब उनको भी तोड़ता है, अफेक्ट करता है। फिर ये कहाँ जाता है बेटा, ये जाता है आरबीसी के पास, आरबीसी बेटा हमारा मेन है, आरबीसी में जाते ही ये क्या करता है, ये कहता है हाँ हीमोग्लोबिन तेरे को मैं कन्वर्ट करूंगा हीमोजोइन में, ठीक है। ये एक टॉक्सिन होता है बेटा, इसी टॉक्सिन की वजह से बेटा मलेरिया के अंदर वो होता है ना, कभी ठंडी लगी कभी गर्मी लगी, वो इसलिए होता है कि जब भी कोई आरबीसी को अफेक्ट करता है और हीमोग्लोबिन को हीमोजोइन बनाता है तब बेटा रिपीटेड साइकिल्स होती हैं फीवर की, ठीक है, हीमोग्लोबिन को हीमोजोइन में, और ये अपनी एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है, एसेक्सुअल साइकिल करता है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है, ये क्या करेगा बेटा, ये आरबीसी की जो सरफेस है, ये आरबीसी है, इसकी सरफेस पे इसने क्या बना दिया,
इसने यहाँ पे अपनी एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करी और इसने क्या बनाया, अपने गैमेट्स बना लिए। ठीक है, गैमेट्स बनाए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो गैमेट बनाए। अब ये गैमेट्स क्या करेंगे, अब यहां तक बेटा सब कुछ ह्यूमन के अंदर हो रहा था, ये चीजें चली जाएंगी ब्लड में। आई थिंक आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ब्लड में, अब ब्लड में क्या होगा, मच्छर आया, मच्छर ने वापस तुम्हें, बेटा ऐसा नहीं है अब सेम मच्छर काटेगा, कोई और मच्छर आया, मान लो कोई और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आती है, वो काटती है तो ठीक है उसके अंदर चल जाएंगे, वरना ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, अब वो ब्लड के अंदर आई, मॉस्किटो आया, मॉस्किटो बाइट, तो वापस क्या हुआ, उसकी गट में ट्रांसफर हो गए। गट के अंदर, मॉस्किटो की गट है, मॉस्किटो की गट है भाई, मॉस्किटो के पेट के अंदर क्या हुआ, ये गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद बेटा इन्होंने बनाया स्पोरोजोइट। ठीक है, और वो स्पोरोजाइट वापस मच्छर की सलाइवा में चला गया, अब वापस वो किसी को काटेगा, वापस ये साइकिल शुरू होगी। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो है बेटा, ये ह्यूमन के अंदर हो रही है इतनी कहानी, और इतनी कहानी हो रही है मॉस्किटो के अंदर। अब देखो बेटा, अब पढ़ने को तो क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं, कि इसके भी स्टेज होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट स्पोरोजोइट बन जाता है, काफी स्टेजेस होते हैं, बट हम आपकी एनसीईआरटी के मुताबिक जितना दे रखा है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, हम उतना ही पढ़ेंगे बेटा जितना आपकी नॉलेज के लिए सफिशिएंट है। ओके, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं मैम आपने ये नहीं बताया, इसके बाद ये स्टेज था, उसके बाद वो स्टेज था। देखो बेटा, जितना डेप्थ में जाओगे टॉपिक बढ़ेगा, बट हम वी आर स्टडिंग उतना ही जितना इज रिक्वायर्ड। क्या किया, मच्छर आया, स्पोरोजोइट स्टेज, जो बेटा इसका इन्फेक्टिव स्टेज होता है। क्या होता है, इन्फेक्टिव। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, स्पोरोजोइट। क्या हुआ, लिवर में गया, हिपैटोसाइट्स को डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रॉय करके कहां गया, यहां मैं ये सेक्शन हटा देती हूं वरना फिर तुम लोग गलत ना समझ लो इस चीज को। ठीक है, हिपैटोसाइट्स में गया, इसने वहां डिस्ट्रॉय किए, आरबीसी में गया, हीमोग्लोबिन को किस में कन्वर्ट करा, हीमोजोइन में, जो टॉक्सिन है, एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट की, गैमीट्स बनाए, ब्लड में गए, मॉस्किटो ने बाइट किया, मॉस्किटो की गट में गई ये चीज गैमीट्स, गैमीट्स ने फर्टिलाइजेशन किया, स्पोरोजोइट बना, और स्पोरोजोइट वापस कहां चला गया, सलाइवा में। अब वापस डक्स ने क्या, काटने के लिए तैयार है। देखिए यही चीज हुई है, काटा, लिवर में गया, लिवर से आरबीसी में गया, आरबीसी में इसने अपनी एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करी। ठीक है, यहाँ पे इसने अपने रिलीज कर दिए गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट क्या हुए, फीमेल मॉस्किटो ने तुम्हें काटा, उसके गट में चले गए, फर्टिलाइजेशन हुआ, वापस सलाइवरी ग्लैंड में चले गए स्पोरोजोइट्स। ठीक है, ओके। रप्चरिंग ऑफ आरबीसी, जब आरबीसी फटता है और टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन रिलीज होती है, तो बेटा ये आपको सिम्टम देती है मलेरिया के। ठीक है, चलिए अब बेटा शुरू करते हैं आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बीमारियां, दैट इज एड्स और कैंसर। तो पहले हम एड्स देख लेते हैं। एड्स तो भाई नाम आते ही क्या आना चाहिए मन में, भाई बहुत खतरनाक, मोस्ट फेटल। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेटल, इट इज अ फेटल डिजीज। ठीक है, इट इज अ फेटल डिजीज। फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बेटा सिंड्रोम मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, एक साथ आपको बहुत सारे सिम्टम्स नजर आते हैं। अगर हम बात करें, देखो सब कुछ शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे, हम ज्यादा डिटेलिंग में नहीं घुस रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं, बट रिवीजन में भी हम कोई पॉइंट मिस नहीं कर रहे हैं। ये बात देखो तुम, हर चीज टेबल और फ्लो चार्ट में, बट वी आर नॉट मिसिंग अ सिंगल पॉइंट इन द बुक। आइए, एड्स का केस कब रिपोर्ट किया गया था, सबसे पहली बार देखा गया था 1981 में। कहां पे देखा गया था बेटा, यूएसए में देखा गया था। ठीक है, इसने क्या किया था, अप्रोक्सीमेटली भाई 25 मिलियन लोगों को हो गया है एड्स 25 साल में, अराउंड 25 साल में 25 मिलियन लोगों को अफेक्ट कर चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत मौतें हुई हैं। देन इट इज डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, भाई सीधी बात है, नाम में ही पता चल रहा है इम्यूनो डेफिशिएंसी, आपका इम्यून सिस्टम बेटा तबाह हो जाता है एड्स में। ठीक है, एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, जितनी भी इम्यूनिटी आपने एक्वायर की है जिंदगी भर, अपनी बॉडी शॉडी अच्छी करी है अपनी इम्यूनिटी, एड्स उसको खत्म करने लगता है। ठीक है, ये बेटा सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, और ये नॉन कॉन्जेनाइटल है, मतलब जेनेटिक्स नहीं है कि भाई किसी के पापा को है अगर तो बच्चे को हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, फेटल है, बहुत खतरनाक और इन्फेक्शियस डिजीज है।
ठीक है, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स से, नीडल्स यूज करने से। मैं आपको बताती हूँ किसके यूज करने से। अब आप देखिए इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, किससे होता है एड्स? HIV। ठीक है, इसका भी वैसा नाम वैसा ही फुल फॉर्म, ह्यूमन इम्यूनो, ठीक है, डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। लाइफ साइकिल कैसी होती है मैं आपको बेटा अभी इसका स्ट्रक्चर भी बताती हूँ। ठीक है, आपको हर चीज बता रहे हैं, जस्ट दैट थोड़ा ध्यान दीजिए बस। ओके, तो भाई एनवेलप्ड होता है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ पहले। आइए एक बार स्ट्रक्चर बता देते हैं आपको। तो बेटा अरे यस, तो इसका स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक लेयर ये है, ठीक है, HIV का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तुम बोलोगे मैम क्या लग रहा है ये, ठीक है, जस्ट अ फास्ट रिविजन ऑफ द स्ट्रक्चर। अरे आ जाइए फटाफट से देखते हैं भाई HIV का स्ट्रक्चर। ठीक है, आ जाइए, पानी पी लेते हैं एक बार थोड़ा सा। तो भाई HIV का स्ट्रक्चर जितना देखने में खतरनाक है उतना ही सिंपल है बेटा। ये जो आप देख रहे हैं आउटर टू, ये बेटा बाइलेयर है, ठीक है, और इसमें ये जो लगे हैं दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये जो बेटा आगे वाला गोलू गोलू है इसे हम कहते हैं GP120। याद रखो 120 में भी 0 आता है, इस गोले में भी, ठीक है, 0 आता है। ये जो पीछे वाली डंडी है 1 जैसी दिख रही है, इसको हम कहते हैं GP41। ठीक है, अंदर की हम बात करें बेटा तो ये प्रोटीन कैप्सिड है, जो बाहर है दैट इज P17, अंदर वाला है P24, और इसको बोलते हैं हम प्रोटीन कैप्सिड। अगर आप बात करेंगे बेटा तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो बेटा इसका जेनेटिक मटेरियल है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, बट ये 2 होते हैं, ठीक है, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं इसके पास। 2 एंजाइम्स दिख रहे हैं बेटा, यहां पे एक एंजाइम है और यहां पे एक एंजाइम है। एक है बेटा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और एक है बेटा आपका इंटीग्रेज। ठीक है, तो बेटा क्या होता है, हमारी जो आउटर लेयर है उधर ग्लाइकोप्रोटीन्स है दैट इज GP120, GP41, प्रोटीन कैप्सिड में P17 और P24, और दोनों मिला के क्या बना रही हैं, प्रोटीन कैप्सिड। जीनोम में आप देखोगे दैट इज इसका जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, जो 2 होते हैं। इसके पास बेटा ऐसे तो इसके पास 2-3 एंजाइम्स होते हैं, बट अभी हमारे सिलेबस में 2 ही दे रखे तो हम 2 ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज, ये HIV का स्ट्रक्चर हो गया। अब आप आएंगे इधर वापस तो इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, उससे पहले किस किस में मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है भाई, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जब 2 लोगों में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तब फ्लूइड्स के थ्रू, बॉडी फ्लूइड के थ्रू बेटा एड्स फैल सकता है। ठीक है, प्लेसेंटा से, ठीक है, जब मदर से फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर तुमने किसी इन्फेक्टेड इंसान का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा लिया, इन्फेक्टेड नीडल, इसलिए कहते हैं डॉक्टर बेटा 10 रुपए की जाके डिस्पोजेबल नीडल खरीद लाओ। इसलिए जब भी आप हॉस्पिटल्स में जाएं ऑलवेज चेक कि नीडल्स आपके लिए फ्रेश ही यूज हो रही है ना, ऐसा नहीं कि भाई कोई यूज करी हुई नीडल आपके लिए यूज हो रही हो। ठीक है, बिकॉज इट कैन कॉज यू एड्स। ठीक है, हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, किन लोगों को ज्यादा चांस हो जाए, जिनके भाई मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। अगर किसी मदर को है तो फीटस को होने के चांसेस हैं। अगर कोई इंसान रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहा है
बेटा जैसे आप लोगों ने पेशेंट्स देखे होंगे जैसे यूरीमिया है, जैसे जिन लोगों को डायलिसिस कराना पड़ता है, जिनका ब्लड बार बार बदलता है, थैलेसीमिया के पेशेंट्स जिनका ब्लड कंटिन्यूसली बार बार चेंज कराना पड़ता है, तो उन लोगों में बेटा उनको काफी केयरफुल रहना चाहिए कि उनको जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चेक हो हमेशा ब्लड। ठीक है, ड्रग एडिक्ट्स को, क्योंकि लोग क्या होता है जब ड्रग्स करते हैं तो घर वाले पैसे देते नहीं उस चीज के लिए, फिर क्या करते हैं एक छोटे से ग्रुप में एक साथ एक ही इंजेक्शन से ड्रग्स लेने लग जाते हैं, और वही इंजेक्शन पास हो रहा है 10 लोगों में, अब किसी को एड्स है तो सबको हो गया। ठीक है, तो ड्रग एडिक्ट्स में अगर हम बात करें हमारी बॉडी के कौन से सेल्स में ये जाकर घुसता है, दैट इज मैक्रोफेजेस एंड हेल्पर टी सेल्स। अब इस स्ट्रक्चर को मैं आपको समझाऊंगी। तो बेटा क्या होता है, ये आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, इसको समझेंगे, आ जाइए। अच्छा कलर ले लेते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन, रेट्रोवायरस अंदर कैसे घुस रहा है। ये आया वायरस, वो आया, वायरस ने देखा कि ओए कि यहाँ क्या चल रहा है यार, यहाँ पे मैं घुसता हूं इसकी बॉडी में। अब एड्स का वायरस आया, उसने कहा ठीक है, तो रेट्रोवायरस ने क्या किया, वो अटैच हुआ बेटा आपकी बॉडी के सेल से। हम मान लेते हैं ये मैक्रोफेज या टी हेल्पर सेल है, क्योंकि उन्हीं में ही एंट्री लेता है। इसने आते ही क्या करा, अब सबसे पहला सवाल मैम, ये वायरस जो है ये आपके मैक्रोफेज से या टी हेल्पर सेल से इसके अंदर घुसा कैसे। तो क्या होता है बेटा, आपने देखा था इसके पास था ऐसे GP120, वैसे ही बेटा हमारे मैक्रोफेज वगैरह के पास होते हैं रिसेप्टर, जिन्हें कहते हैं CD4 रिसेप्टर। तो क्या होते हैं, ये मैक्रोफेज और इनके रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर घुस जाते हैं। कैसे घुसे, इसने अपने GP120 से मैक्रोफेज के CD4 रिसेप्टर में ज्वाइन हुआ और इस सेल के अंदर घुस गया। अब घुसने के बाद क्या होता है, इसने अपना आरएनए अंदर डाल दिया, बल्ले बल्ले। वो आरएनए किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, डीएनए में। तो जब भी बेटा आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो भाई अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराना है तो कौन सा एंजाइम यूज करोगे, जो वायरस के पास था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप हुआ वो अंदर आया सेल के। दूसरा स्टेप क्या हुआ, इसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, आरएनए को डीएनए में बना दिया। ठीक है, सिंपल चीजें हैं। आप देखो वायरस कितना चंट है, उसको पता था मुझे बॉडी में हमला करना है, तो पूरा अटैची पैक करके लाया है, अंदर घुसना है रिसेप्टर से मिलूंगा, घुसते ही आरएनए अंदर डालना है। पर भाई ये बॉडी जो होती है, बॉडी में हमारे पास तो डीएनए होता है, तो भाई आरएनए को डीएनए में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी लेके चलता हूं। अब आगे देखना तुम इसकी चंटता, डीएनए में बना दिया। अब क्या है, ये अपनी बॉडी के जीनोम में घुसा, उस मैक्रोफेज के न्यूक्लियस में घुसा। अब न्यूक्लियस में हमारा डीएनए, तो भाई ये अपने डीएनए को जीनोम दैट इज हमारे सेल के डीएनए से जोड़ देता है। और कैसे जोड़ता है भाई, इंटीग्रेज एंजाइम के थ्रू। यहां लिखा नहीं, मैं लिख देती हूँ, ये रहा ना थर्ड स्टेप, वायरस डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से। देखो ना कितना पूरा सामान लेके चलता है भाई साहब, पता था जुड़ना पड़ेगा अंदर जाके, तो इंटीग्रेज एंजाइम भी लाया इंटीग्रेट होने के लिए। ठीक है, अंदर हुआ। अब ये क्या करेगा बेटा, ये बनाएगा मल्टीपल कॉपीज, न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस्ड इन द इन्फेक्टेड। अब नया बन गया इसमें आरएनए, अब वो जाकर मल्टीपल सेल्स को अफेक्ट करेगा और नए नए वायरस बनाता जाएगा। वायरस बहुत चंट होता है, वो तुम्हारी ही बॉडी को तुम्हारे से कब्जा लेके खुद के कब्जे में लेके खुद के सेल बनाता है। वो समझ गया है, वो कहता है मैं मेहनत क्यों करूं, इसके सेल को खराब करता हूं, वहां से 3-4 बनाऊंगा। तो दैट इज व्हाट डज इट डिड। आया रेट्रोवायरस, रिसेप्टर से बाइंड हुआ, आरएनए छोड़ा, आरएनए बेटा डीएनए में कन्वर्ट हुआ थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, फिर वो अपने होस्ट के हमारी बॉडी के डीएनए में आके जुड़ गया बाय इंटीग्रेज, फिर उसने बेटा बहुत सारी कॉपीज बनाई अलग अलग वायरसेस को जाकर, मतलब अलग अलग अपने वायरस बनाए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, एड्स में क्या क्या होता है। पहला, infected cell macrophage can survive while virus are being replicated, released hence are called HIV factory।
अब भाई रेट्रोवायरस जो है वायरस मैक्रोफेज के अंदर घुस गया है, तो ऐसे ही ये बहुत सारे मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल के साथ करेगा, तो इसलिए मैक्रोफेजेस को एचआईवी फैक्ट्री कहते हैं हम। दूसरा, एचआईवी एंटर्स इनटू मैक्रोफेज या टी हेल्पर सेल्स, ठीक है, इन दोनों के अंदर देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल। ऑफ कोर्स सी बात है, जब ये घुसता जाएगा तो इनका नंबर भी तो घटेगा, तो टी हेल्पर सेल का नंबर कम होता जाएगा। देन क्या हुआ, टी हेल्पर सेल का नंबर कम हो गया, ठीक है। इनिशियल सिम्टम, फीवर आने लगते हैं, डायरिया होता है और वेट लॉस होने लगता है। भाई बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता उनको एड्स है, मैं बताती हूँ क्यों। लेटर द इम्यून डेफिशिएंट पेशेंट इज प्रोन टू इन्फेक्शंस, जैसे बहुत सारे वायरस, फंगल, बहुत सारे अलग अलग तरीके के उस बंदे को इन्फेक्शंस होंगे, क्योंकि एड्स इज अ सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। उसका इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी में लड़ते हैं मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल, इसने उन्हीं को खराब कर दिया, उन्हीं को खराब कर दिया, तो हमारी बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी जा चुकी है, इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया है, तो भाई बीमारियां होंगी ही, ठीक है। आइए भाई, एड्स क्या होता है, अगर किसी को एड्स है बेटा, तो हो सकता है उन्हें पता ही ना चले बहुत टाइम तक, क्योंकि एड्स के जो सिम्टम्स होते हैं बेटा, इट विल बी सीन समटाइम्स आफ्टर मंथ्स और आफ्टर मेनी ईयर्स। बहुत महीने लग जाते हैं, ठीक है, या तो बहुत महीने लग जाते हैं या 5 से 10 साल लग जाते हैं। देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम। वो वेरी कर सकते हैं कुछ महीनों से कुछ सालों तक। तो मान लो भाई कितनी खतरनाक बात है, मतलब किसी इंसान को एड्स है पर उसे 5-10 साल तक पता ही नहीं मुझे एड्स है, तो वो इतने टाइम में कितने लोगों को इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। तो भाई डायग्नोस्टिक टेस्ट एलाइजा होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलाइजा कहते हैं इसको बेटा। एलाइजा टेस्ट कराया जाता है एड्स का पता लगाने के लिए, इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एड्स। ट्रीटमेंट, मैम कोई ट्रीटमेंट है? देखो बेटा, एड्स का वैसे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हो आप। एड्स कंप्लीटली क्योरेबल, अभी तक तो हमने ऐसे कोई मेथड्स फाइंड नहीं किए कि कंप्लीटली ठीक हो जाए, बट यस कुछ सिम्टम्स को कम करने के लिए या उस बंदे की थोड़ी लाइफ बढ़ाने के लिए या थोड़ा जी सके, तो ऑब्वियसली रेट्रोवायरस है तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देंगे ताकि थोड़ी लाइफ बढ़ जाए और डेथ से हम प्रिवेंट कर सके जितना हम कर सकते हैं। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, भाई रेट्रोवायरस था तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। एचआईवी इज अ रेट्रोवायरस, ठीक है। चलिए, अब आता है भाई एड्स खत्म, अब आती है हमारी कैंसर, ठीक है। कैंसर, कैंसर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, अ वेरी ड्रेडफुल एंड ए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। मेजर कॉज ऑफ डेथ अक्रॉस द ग्लोब, भाई इससे भी बहुत लोगों की मौत होती है, ठीक है। आएंगे, अब बेटा दो टाइप के सेल्स देखते हो आप, एक होते हैं, मैं आपको बताती हूं, ध्यान देंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें समझाती हूँ, एक बारी में समझ आ जाएगी, ठीक है। डिवाइड कर देती हूं मैं यहाँ पे, लेट अस जस्ट क्लियर इन वन गो। एक होते हैं हमारे नॉर्मल सेल और ये है कैंसरस सेल, मान लो, ध्यान देंगे। नॉर्मल सेल्स में क्या हो रहा है, नॉर्मल सेल्स में बेटा अगर बीमारी होती भी है, अरे तो ये क्या है, ये बीमारी अगर हुई मान लो कोई पर्टिकुलर चीज, तो ये यहीं पे रुक जाएगी, ये बढ़ेगी नहीं, इट वोंट स्प्रेड, ठीक है। यहां पे क्या होगा, कॉन्टैक्ट इनिबिशन हो जाएगा, मतलब आसपास के सेल्स के टच होने से इसका फैलना बंद हो जाएगा, ठीक है। बंद हो गया टच होने से, ये स्प्रेड नहीं होगा, नॉट स्प्रेड, ठीक है। पर इसके केस में क्या होता है, इसके केस में बेटा कैंसर सेल के केस में मान लो कुछ यहां हुआ तो वो फैलता जाएगा, वो फैलता ही जाएगा, ठीक है, वो फैलता जाएगा। क्यों? नो कॉन्टैक्ट इनिबिशन, कोई भी आस पड़ोस के सेल के छूने से ये बंद नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली ग्रो करेगा और ये स्प्रेड होगा, ठीक है। कंटिन्यूसली ग्रो होता है, ठीक है। ये कंटिन्यूसली बेटा ग्रो होता रहेगा, बढ़ता जाएगा आगे तक, ठीक है। यही चीज यहां लिखी है, सेल बढ़ता है, ग्रोथ होती है, तो भाई नॉर्मल सेल्स के अंदर हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड होती है। बात करेंगे अनकंट्रोल्ड और नॉन रेगुलेटेड, बढ़ती ही जाती है,
ठीक है। कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या होता है? ये बेटा आस पड़ोस के सेल प्रेजेंट वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल से इसकी ग्रोथ रुक जाती है। आस पड़ोस में अगर किसी ने छू लिया तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। पर भाई इसमें नो कॉन्टैक्ट इनिबिशन, लॉस्ट ऑफ दी सेल कीप ऑन डिवाइडिंग एंड कॉल एज ट्यूमर या नियोप्लाज्म बना लेते हैं। कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और बना लेते हैं ट्यूमर। सुना होगा ना, ब्रेन ट्यूमर हो गया, लंग्स ट्यूमर हो गया, ओरल ट्यूमर, ओरल कैंसर, ठीक है, हो जाता है। फिर आते हैं बेटा दो टाइप के ट्यूमर्स। इन दोनों टाइप के ट्यूमर्स के बारे में बता देती हूं। वन इज बिनाइन एंड अदर इज मैलिग्नेंट। ठीक है, क्या होता है बिनाइन और मैलिग्नेंट में? भाई बिनाइन आर नॉन कैंसरस, ये कैंसर नहीं फैलाते हैं। ठीक है, दीज आर कैंसरस, ये फैलते हैं बेटा, ये फैलते हैं। ठीक है, ये नॉन कैंसरस है। बिनाइन के बारे में दूसरी अच्छी बात, दे डू नॉट स्प्रेड, ये बेटा फैलते नहीं है। अगर ये ट्यूमर हुआ तो ये अपनी एक ही जगह पे रहेगा, इट इज लोकलाइज्ड, एक ही जगह पे रहेगा, फैलेगा नहीं। पर बेटा इसके केस में ये कंटिन्यूसली मैलिग्नेंट जो होता है ये कंटिन्यूसली स्प्रेड करता जाता है, स्प्रेड होता जाता है। ठीक है, इसी की जो स्प्रेड होता जाता है इसी चीज को बेटा हम कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, ये कंटिन्यूसली बेटा स्प्रेड होता जाता है। यही चीजें आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सेल ग्रोथ, ये भाई एक ही जगह पे कन्फाइंड रहता है, ये कंटिन्यूसली ग्रो करता है और स्प्रेड होता है। कॉन्टैक्ट डिविजन, ये हल्का फुल्का डैमेज करता है, ये तो भाई कंटिन्यूस डैमेज करता है, बाकी आस पड़ोस के सारे सेल्स को बर्बाद करता है, डिवाइड होता जाता है, रुकूंगा नहीं रुकूंगा नहीं, रुक वो ना पुष्पा रुकेगा नहीं भाई, वही मैलिग्नेंट ट्यूमर है, रुकता नहीं है भाई। ठीक है, फिर मेटास्टेसिस इसमें नहीं होगी। यस, इसमें बेटा ट्यूमर के सेल्स अलग अलग साइट पे ब्लड के थ्रू फैलते जाते हैं, दैट इज मेटास्टेसिस। मतलब ये सेल बेटा बहुत सारे फैल रहे हैं, आपके ब्लड में फैलते फैलते पूरी बॉडी में फैलते हैं। इसलिए तो कहते हैं जब बेटा कैंसर का थर्ड स्टेज आ जाता है, जब कैंसर बहुत बढ़ जाता है, तो वो बॉडी में इस कदर फैल चुका है कि अब हर जगह सर्जरी करके नहीं निकाला जा सकता, इट हैज स्प्रेड टू एवरी प्लेस। तो उस टाइम सिर्फ एक ही चीज की जाती है कि भाई आप होप रख सकते हो, इंसान चाहे तो जीने को बहुत साल भी जी जाता है, जीने को इंस्टेंट डेथ भी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स होते हैं प्रोटोऑन्कोजेंस। ठीक है, जिनके अंदर अगर बेटा कैंसर सेल या नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ये कैंसरस सेल बन जाते हैं। ठीक है, प्रोटोऑन्कोजेंस बेटा हमारी बॉडी के वो नॉर्मल सेल होते हैं जो सेल डिवीजन में मदद करते हैं। बट जैसे ही हमारी बॉडी में कैंसर होता है, कोई नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अब सवाल उठता है मैम कैंसर कैसे होता है? भाई कैंसर किसी भी चीज से होता है, म्यूटेशन से, चेंजेस से। जैसे भाई आप एक्सरे कराने गए, कोई इंसान है वो बहुत एक्सरे कराता है, अब भाई एक्सरे की कोई रेस से उसका कोई सेल मॉडिफाई हो गया, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो क्या हुआ, प्रोटोऑन्कोजेन जो हमारी बॉडी के हैं वो कैंसरस सेल बन गए। ठीक है, फिर वो कैंसर स्प्रेड करते हैं। अब कैंसर किन किन चीजों से फैल सकता है भाई, कौन कौन से एजेंट्स हैं? दैट इज रेडिएशंस, जैसे एक्सरेज, गामा रेज, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे यूवी रेज, कहते हैं ना स्किन कैंसर हो जाएगा सनस्क्रीन लगा लो। फिजिकल एजेंट्स, नॉन आयोनाइजिंग यूवी रेज, केमिकल एजेंट्स लाइक सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, ये सब। बायोलॉजिकल एजेंट जैसे वायरस वगैरह। और बेटा डायग्नोसिस और डिटेक्शन कैसे होता है, अगर तुम्हें पता करना है कैंसर है किसी को क्या नहीं है, कैसे करोगे? और जितना जल्दी डिटेक्ट कर लो उतना ज्यादा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। मैं तुम्हें बताती हूँ डिटेक्ट कैसे करेंगे। इसके बेटा बहुत सारे टेस्ट होते हैं। आप बायोप्सी करा सकते हो, बायोप्सी मतलब जहां कैंसर हो रहा है उस जगह से छोटा सा पीस लेते हैं टिश्यू का और उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं, उससे पता करते हैं इसमें चेंजेस हो रहे हैं क्या। देन ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट होता है जिसमें आपकी बॉडी में ब्लड की और सारे सेल्स की काउंट को चेक किया जाता है। रेडियोग्राफी, एक्सरे करा के देख सकते हो। सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोपोग्राफी, बेटा 3D इमेज होती है बॉडी की। ठीक है, 3D इमेज होती है जिसको आप ले सकते हैं और देख सकते हैं अच्छे से, इंटरनल ऑर्गन्स दिखते हैं अच्छे से। देन MRI होती है जो कि आजकल काफी फेमस है, इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करके, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स का उपयोग करके आप डायग्नोज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत है अगर लिविंग टिश्यू के अंदर।
आप लोग मॉलिक्यूलर टेक्निक्स और एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट भी करा सकते हो। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स क्या हैं? जैसे आप जीन्स के बारे में पता लगवा सकते हो। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, अगर बॉडी में कोई ऐसी एंटीबॉडी बनी है कैंसर सेल को मारने के लिए, तो तभी बनेगी ना जब बॉडी में कैंसर सेल आया है, तो एंटीबॉडी टेस्ट भी करा सकते हो। ठीक है, अब आ जाइए मैम, ट्रीटमेंट बता दीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे दिस वाज डायग्नोसिस, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर कैसे करना है ये था, और इससे पहले ये था जिससे ये हो रहा है स्प्रेड्स। ठीक है, स्प्रेड किससे हो रहा है? कॉजेस और एजेंट्स जिनसे होता है कैंसर। ठीक है, हाँ जी, ट्रीटमेंट क्या होता है? पहला होता है ट्यूमर सेल्स हैव एबिलिटी टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। भाई इम्यूनोथेरेपी होती है कि तुम्हारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ही इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि वो ट्यूमर सेल को खत्म कर दे, पहली टेक्निक। दूसरी अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट, भाई सर्जरी कर दो। ठीक है, सर्जरी करके रिमूव करा दो। मान लो अभी किसी को कैंसर हुआ ही है नया नया, तो अगर उसने कैंसर को पकड़ लिया उस टाइम, तो रिमूव करवा दो, सर्जरी करा दो, ठीक हो गया। दूसरा, अगर तब भी नहीं हुआ तो आप रेडिएशन थेरेपी ले सकते हैं, जहां पे भाई एक लेजर, बेसिकली एक रेडिएशन थेरेपी, मतलब आप लेजर ही मान लो एक तरीके से, एक लेजर ट्रीटमेंट से आपकी बॉडी में से काटाकूटी नहीं होती है, सर्जरी नहीं होती प्रॉपर, ऊपर लेजर से उस ट्यूमर को बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। या फिर कीमोथेरेपी, बहुत लोगों को, बेटा कीमोथेरेपी तो आई थिंक सबने सुनी होगी, कैंसर के लिए होती है। बहुत लोगों को लगता है कि कैंसर होने की वजह से लोगों के बाल झड़ गए, ठीक है, लोग बीमार हो गए, भाई उनको बहुत सारे चेंजेस, बाल स्पेशली तो बाल झड़ने वाली चीज, भाई बाल कैंसर से नहीं झड़ते, बाल झड़ते हैं कीमोथेरेपी से। कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट है हेयर लॉस। ओके, इम्यूनोथेरेपी जैसे अल्फा इंटरफेरॉन्स, आपकी बुक में नाम दे रखा है इम्यून थेरेपी में, बेटा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए अल्फा इंटरफेरॉन्स थेरेपी दी जाती है। आ जाइए, अब हम बेटा कवर करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की ताकतें। तो आइए, इम्यूनिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द होस्ट, हमारी बॉडी की वो ताकत कि हम किसी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ सकें, कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। ठीक है, पैरामीटर्स ऑब्जर्व्ड फॉर एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन डिफेंस, बेटा दो टाइप की यूजुअली इम्यूनिटी होती है, आप टाइप्स देखो, इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट मतलब बेटा जो आपके पास बर्थ से ही है। ठीक है, ये कैसे होती है बेटा? बर्थ से। ऐसा नहीं है कि तुम बाहर आए, तुम्हें कोई बीमारी हुई, फिर तुम्हें पता चला ओहो ये कोई बीमारी, नहीं, ये बर्थ से तुम्हारे पास इम्यूनिटी। ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं होती, इट्स नॉट स्पेसिफिक, और इसकी कोई मेमोरी नहीं होती है, इट इज नॉट मेमोरी बेस्ड। एक्वायर्ड बेटा आपके बर्थ के बाद होती है, या आपके एक्सपीरियंस, जैसे चिकन पॉक्स वगैरह, आप बाहर आए, भाई पैदा हुए, आपको चिकन पॉक्स हो गया, फिर कहते हैं चिकन पॉक्स जिंदगी में एक ही बार होता है, वापस नहीं होता है, कि बॉडी ने एक मेमोरी बना ली कि ओहो ऐसा था चिकन पॉक्स, अब आए तो इसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ पे पूछा है एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, बेटा हो जाता है इसमें। डिफेंस स्पेसिफिक है। मेमोरी बेटा इसमें मेमोरी बन जाती है, मेमोरी सेल होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे चिकन पॉक्स वाले के लिए कि याद है भाई इसने हमला किया था, अब नहीं होने दूंगा। बट इनेट में ऐसा नहीं होता। दो टाइप की इम्यूनिटी, इनेट फ्रॉम बर्थ, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। इट इज नॉट स्पेसिफिक, इट इज स्पेसिफिक। इट इज नॉट इंक्लूडिंग मेमोरी, इट इंक्लूड्स मेमोरी। ठीक है, मेमोरी बेस्ड इम्यून सिस्टम इज प्रेजेंट इन हायर वर्टिब्रेट्स, इवॉल्व होता है हमारा इम्यून सिस्टम काफी। तो आइए बेटा इनेट इम्यूनिटी को देख लेते हैं। इनेट इम्यूनिटी क्या है? दिस इम्यूनिटी इज बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर। अब आप बोल रहे ना मैम हमारी बॉडी के अंदर बचपन में बिफोर बर्थ ऐसी क्या चीजें होती हैं जिससे हम प्रोटेक्टेड हैं, या ऐसी कौन सी इम्यूनिटी है जो बचपन से ही प्रेजेंट है, बिफोर बर्थ प्रेजेंट है? तो बेटा आपकी बुक में उन्होंने 4 टाइप की ऐसी इम्यूनिटी दे रखी हैं, बैरियर्स दे रखे हैं 4 टाइप के। पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर, जैसे आपकी स्किन। आपकी स्किन भी तो आपको कितनी चीजों से प्रोटेक्ट करती है, बिल्कुल करती है। ठीक है, म्यूकस कंटेनिंग द एपिथेलियम लाइनिंग, आपकी बॉडी में अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस है। ठीक है, आपके पेट में म्यूकस लाइनिंग है।
ठीक है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, आपके जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर म्यूकस की लाइनिंग है। तो म्यूकस और स्किन बेसिकली आपके फिजिकल बैरियर्स हैं। इफ यू टॉक अबाउट फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, तो बेटा जैसे सलाइवा और आपके आंसू और आपका एसिड इन स्टमक, ठीक है, कौन से फिजियोलॉजिकल, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, जैसे डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं सलाइवा, एसिड, ठीक है, एंड आपके टीयर्स, ठीक है। ओके, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। सेल्यूलर क्या करते हैं बेटा, ये क्या कर रहे थे, प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, और ये ट्रैप करते थे माइक्रोब्स को एंटरिंग आवर बॉडी। ये दोनों बेटा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। मैम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है भाई, जैसे किसी राजा के घर में अगर कोई अटैक हो रहा है महल पे, तो सबसे पहले बाहर जो सोल्जर्स खड़े हैं वो लड़ेंगे। तो भाई वो होती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सबसे बाहर जो सबसे पहले लड़ेंगे। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो उसके बाद आते हैं इन एक्शन, कि अब ये तो लड़ नहीं पाए, अब हम लड़ेंगे, जैसे वजीर वगैरह, ठीक है। तो देन थर्ड आता है सेल्यूलर। इसमें आते हैं बेटा आपकी बॉडी के सेल्यूलर, मतलब सेल, जैसे जितने भी WBCs होते हैं फाइट करने वाले, न्यूट्रोफिल्स, PMNL मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स। ये क्या करते हैं बेटा, खा जाते हैं माइक्रोब्स को, फैगोसाइटोसिस, इनगल्फ कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं उन माइक्रोब्स को। देन साइटोकाइन, बेटा साइटोकाइन बैरियर में आते हैं इंटरफेरॉन्स, और ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम इन्फेक्शन। क्या होता है देखेंगे, मान लीजिए साइटोकाइन को समझेंगे, बहुत इजी है। मान लीजिए किसी वायरस ने यहां अटैक किया, इसको खत्म, इसको इन्फेक्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा, अरे भाई मैं तो अफेक्ट हो गया, अब ये बाकियों को ये इंटरफेरॉन्स रिलीज करेगा कुछ, ठीक है, जो बाकियों को इंफॉर्मेशन देगा कि भाई देखो मैं तो हो गया बर्बाद, पर तुम तो बच जाओ, तुम तो बच जाओ। तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स दैट प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन। ये इनको क्या कर लेगा, सेव बाय रिलीजिंग इंटरफेरॉन्स, ठीक है। 4, ये कम इन द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। चलिए आगे आए, अब आती है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इनेट हो चुकी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जो आफ्टर बर्थ होती है, ठीक है। इस इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे, दैट इज ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं हमारे पास टिश्यू होते हैं, सेल होती हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेटा दो चीजों की वजह से होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बेटा आपको अगर पता होगा हमारे WBC के अंदर ही कुछ सब टाइप्स में आते हैं बी और टी लिम्फोसाइट्स, जो क्या करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, देयर आर यूजुअली, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे सबसे पहले कौन से सेल इंपॉर्टेंट है, बी और टी लिम्फोसाइट्स, बेटा याद रखेंगे, ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। अब बेटा यहाँ पे आपके दो हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, मतलब आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले दो टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इफ यू टॉक अबाउट प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, तो उसमें आते हैं थाइमस एंड ये क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, PLO लिख रही हूँ, प्राइमरी लिम्फॉइड, एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड को SLO लिख दूंगी, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए एक बार। थाइमस और बोन मैरो बेटा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। थाइमस बेटा आपके चेस्ट एरिया में प्रेजेंट होती है, यहाँ पे वो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, आपकी चेस्ट बोन पे, और ये क्या, टी सेल के मेच्योरेशन में मदद करती है, टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स के मेच्योरेशन में। वहीं बोन मैरो बेटा आपके बी सेल्स के मेच्योरेशन में मदद करती है, बी सेल्स को बनाने में। बी सेल मेच्योर दीज लिम्फोसाइट्स, इन्हें मेच्योर करती है और भेजती है किसके पास, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के पास, जो कि है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सल, अपेंडिक्स, पियर पैचेस, ठीक है, ये इनके पास भेजती, जो कि होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी में कौन थे, थाइमस एंड बोन मैरो, एंड ये है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, पियर पैचेस। ये क्या करते हैं बेटा, ये टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो जनरेट करते हैं उसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। और बेटा जो बी सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, HI, दैट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी बनाते हैं, ठीक है। दो टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन से एक और चीज होती है जिसे बेटा कहते हैं माल्ट। आई थिंक माल्ट के बारे में आगे दे रखा है, लेट मी चेक,
माल्स के बारे में दे रखा है क्या, वरना यही बता देती हूँ। ओके, यही बता देती हूँ माल्स के बारे में। तो बेटा माल्स क्या होता है, इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, या आपकी बॉडी में जितने भी 50% लिम्फोइड टिश्यू हैं, जैसे आपके टॉन्सिल्स, पियर पैचेस, अपेंडिक्स, वो सब माल्च के अंदर आते हैं। जितनी भी बॉडी में म्यूकोसा लाइनिंग होती है उस पे जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो माल्च के अंदर आते हैं। म्यूकोसा एसोसिएटेड मतलब जो भी म्यूकोसा से एसोसिएटेड है लिम्फोइड टिश्यूज, चाहे वो आपकी क्या हो आपके अपेंडिक्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, पियर पैचेस हैं। कोई वैसे ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि माल्ट आपकी बॉडी में कितने परसेंट लिम्फोइड टिश्यू को कवर करता है, 50%। नाउ ओरिजिन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स बिकम एंटीजन सेंसिटिव। बेटा ये बात हो रही है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की, ये इनको प्रोवाइड करते हैं, इनको मैच्योरेशन में मदद कराते हैं लिम्फोसाइट्स की। देन ये क्या होते हैं सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स, ये प्रोवाइड साइट फॉर इंटरैक्शन। ये बेटा सेकेंडरी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ये इनको जगह प्रोवाइड करते हैं कि लड़ना कहाँ है, लड़ना कैसे है, किधर लड़ना है, किससे, एंटीजन से लड़ना है तो कैसे कहाँ जाना है। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स उसमें मदद करते हैं अटैक करने में बेसिक। ओके, तो प्राइमरी लिम्फोसाइट, सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स, एक ही जगह इन्होंने काफी चीजें दे दी हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक बार मेरे साथ देखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 की वजह से होती है आफ्टर बर्थ, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। हमारे पास 2 लिम्फोइड ऑर्गन्स थे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जिसमें है थाइमस और बोन मैरो। थाइमस हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ, टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में, बी फॉर बोन मैरो, बी फॉर बी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में। फिर ये कहाँ जाते हैं, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, पियर पैचेस, ठीक है, इनके पास जाते हैं। ये क्या करती हैं, सेल, टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी को कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट से आती है उसे कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब आ जाइए आगे। नाउ क्या होता है रिस्पॉन्स, क्या होता है जैसे तुम्हारी बॉडी में कोई इंफेक्शन पहली बार घुसा, नया नया है, तुम्हारी बॉडी ने भी देखा भाई ये कौन आ गया मेरी बॉडी में, तो वो भी देखेगी, वो सोचेगी इससे लड़ूं कैसे यार, तो स्लो होता है, टाइम लगता है बॉडी को रिस्पॉन्स देने में, तो कई बार हमें बीमारी हो भी जाती है। ठीक है, तो प्राइमरी होता है हमारा रिस्पॉन्स जो फर्स्ट टाइम होता है और बहुत लो इंटेंसिटी होती है क्योंकि हमारे को पहली बार हुआ है। पर अगर वही सेम पैथोजन हमारी बॉडी में वापस कभी आए सेकेंड टाइम, तो हमारी बॉडी को याद है ये दुश्मन है, तो वो पहले ही बंदूक लेके खड़ी होती कि ये आए और मैं इसको मार दूं। ठीक है, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में बेटा इंटेंसिटी बहुत हाई होती है और मेमोरी होती है उसके पास फर्स्ट इनकाउंटर की। इन these responses are carried by B and T lymphocytes। ठीक है, अब बेटा मैं आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बताती हूं जो आपकी बुक में दे रखा है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको समझेंगे, बहुत इजी है। आ जाओ। तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 टाइप की चेन दिखेगी। ये जो आप लंबी वाली देख रहे हैं दिस इज हैवी चेन, यहाँ लिखा है। देन ये जो आप बाहर की साइड देख रहे हैं दिस इज लाइट चेन। ठीक है मैम, पहला पॉइंट क्लियर, लाइट चेन है और हैवी चेन है, डन। ओके मैम, अब क्या होता है लाइट और हैवी चेन के बीच में बेटा एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ये आप देख रहे हो दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। यहां आके बेटा एंटीजन आके बाइंड करेगा। ठीक है, एंटीजन यहां आके बाइंड करेगा, इसे कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसमें 2 एंड्स होते हैं, दिस इज द एन टर्मिनल, दिस इज द सी टर्मिनल। कार्बोक्सिल टर्मिनल और अमीनो टर्मिनल होता है, आप इसको एन और सी से डिनोट करते हैं, सी और एन। ठीक है मैम, डन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में कितने बॉन्ड हैं। तो बेटा लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में आप अगर देखेंगे एक ही डाइसल्फाइड बॉन्ड है, यहां पे भी एक ही डाइसल्फाइड बॉन्ड है। डन है मैम, डन है। ठीक है, क्या अगर कोई क्वेश्चन आता है लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में 1 डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, एक ही डाइसल्फाइड बॉन्ड है ऑन ईच साइड। ओके, अगर हम बात करें 2 हैवी चेन के बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है, 2 हैवी चेन के बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं 2 हैवी चेन के बीच में। बाकी अगर आप देखोगे इंडिविजुअली इनके पास डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो आइए गिनते हैं टोटल कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है। आ जाइए मेरे साथ गिनिए, 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। टोटल बेटा हमारे पास 16 डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं एक एंटीबॉडी में, ठीक है। और टोटल 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं, एन टर्मिनल है, टी टर्मिनल है। एक लाइट चेन और एक हैवी चेन के बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, 2 हैवी चेन के बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ईच एंटीबॉडी हैज 4 पेप्टाइड चेन्स, 2 हैवी 2 लाइट, 2 लॉन्ग हैवी चेन है, 2 शॉर्ट लाइट चेन है। इन्हें इम्यूनोग्लोबिन्स कहते हैं, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन्स के बेटा टाइप होते हैं IgA, MEG, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, यूजुअली मैं तो एक वर्ड याद रखती हूँ गेम्ड, तो इट्स लाइक IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD, ठीक है। काफी सारे इम्यूनोग्लोबिन्स आपकी बॉडी में होते हैं। यूजुअली अगर आप देखेंगे इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में उन्होंने दिया नहीं, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे जो G है बेटा, ये यूजुअली इट्स वेरी वेरी स्मॉल इम्यूनोग्लोबिन, तो ये बच्चे में ना मदर के थ्रू प्लेसेंटा से चला जाता है। और A जो होता है बेटा ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, ठीक है, मिल्क के थ्रू बच्चे में चला जाता है। तो एक छोटे बच्चे में G और A पाया जाता है, ठीक है, G और A पाया जाता है, ओके। और E जो होता है बेटा एलर्जी के टाइम रिलीज होता है, ये चीज हम अभी पढ़ेंगे। आ जाइए, इसके स्ट्रक्चर में ज्यादा आपको नहीं घुसना है, ठीक है, ओके, ज्यादा आपको नहीं घुसना है। अब यहां पे आ गया है, अब क्या होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन का प्रोसेस मैं आपको समझाती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई इंसान ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराता है, आपने सुना होगा इन्होंने अपने पापा को किडनी दी, इन्होंने मम्मी को किडनी दी, मम्मी ने बच्चे को किडनी दी, ठीक है, इस दोस्त ने, सेलिना गोम्स की बेस्ट फ्रेंड ने उनको किडनी दी। तो भाई जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, 2 चीजें देखी जाती हैं। क्या 2 चीजें देखी जाती हैं? एक चीज ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, ब्लड ग्रुप मैचिंग, भाई बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव को ऑर्गन दे पाएगा ना। दूसरी चीज क्या देखी जाती है? टिश्यू मैचिंग की जाती है भाई, जिसे कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल मैचिंग, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें मैच हो गई, बहुत ही बढ़िया। और ये यूजुअली बेटा तभी मैच होती है जब कोई उसका क्लोज्ड रिलेटिव है, मतलब आपके मम्मी पापा भाई बहन। बट मान लो भाई किसी के पास कोई वो नहीं है डोनेट करने वाला, और उसे बाहर से ही हॉस्पिटल्स के थ्रू किसी सेकंड आदमी की, जिसका बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था या ए पॉजिटिव, जो भी पेशेंट को चाहिए, मतलब मैं मान लेती हूँ पेशेंट इज अ बी पॉजिटिव, तो किसी बी पॉजिटिव बंदे की किडनी मिल गई, तो क्या करते हैं हम उसको, अब मैम टिश्यू मैचिंग में इतनी मैचिंग नहीं हुई, तो हम क्या करते हैं उसको लगा तो देते हैं, बट पेशेंट्स को दवाइयां दे देते हैं जिसे हम कहते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट्स, ठीक है। क्या दे देते हैं पेशेंट को? हम इम्यूनो सप्रेसेंट्स दे देते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट्स दे देते हैं ताकि वो उसमें कंपैटिबिलिटी हो जाए, बॉडी में हमला ना करे। तो टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। कई बार बॉडी में ग्राफ्ट का रिजेक्शन भी हो जाता है, मतलब जो ऑर्गन बॉडी में आपने जो ऑर्गन लगाया है, जो पार्ट लगाया है, वो रिजेक्ट हो गया बॉडी के थ्रू, ठीक है। टिश्यू और ब्लड ग्रुप मैचिंग की जाती है बाय ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट करने से पहले, और अगर ढंग से नहीं हो पा रहा है, इवन अगर पेशेंट पे नहीं हो रहा, तो इम्यूनो सप्रेसेंट उसको पूरी लाइफ बेटा खानी पड़ती हैं, क्योंकि उसकी खुद की तो किडनी है नहीं, किसी और की है, और उसकी बॉडी में एडजस्टेड है, तो उसको पूरी लाइफ इम्यूनो सप्रेसेंट्स खाने पड़ेंगे, ठीक है। इफ द पैथोजन सक्सीड इन गेनिंग एंट्री टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज या टी सेल्स होते हैं जो उन्हें किल कर देते हैं, किल। हमारी बॉडी में बेटा ऐसे हमला करने वाले सेल्स हैं टी सेल्स, जो हमला करके मार देते हैं, ओके। आ जाइए बेटा, लिम्फोइड स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स हमने देखे थे, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट बोन मैरो एंड थाइमस, ये दोनों प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। बोन मैरो मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, जो क्या करती है बेटा, लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन कराती है या इन्हें बनाती है। आपने सुना होगा बेटा बोन मैरो ही आपकी बॉडी में आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी इन्हें बनाती है, तो इट इज अ प्रोडक्शन हाउस बोन मैरो,
सुना भी आपने होगा, इन्होंने बोन मैरो डोनेशन किया है किसी को। आइए, थाइमस क्या होती है? लोब्ड ऑर्गन है, सिर्फ 2 लोब्स होते हैं। ये कहाँ लोकेटेड होती है? नियर द हार्ट, हार्ट के यहाँ होती है। बीनीथ द ब्रेस्ट बोन के नीचे होती है थोड़ा। क्वाइट लार्ज होती है, बर्थ के टाइम बहुत बड़ी होती है। जैसे ही बेटा इंसान की एज बढ़ती है, इसका साइज रिड्यूस हो जाता है। तभी कहते हैं कि इंसान की एज के साथ इम्यूनिटी कम हो जाती है। जैसे आपने सुना है, यार तू तो छोटा बच्चा है, तू तो ये कर सकता है, अब तो हमारी उम्र हो गई, दादा दादा कहते हैं। अब बेटा हम ये चीजें नहीं कर सकते। तो क्या होता है, इम्यूनिटी का लेवल भी एज एज इंक्रीजेस कम होता जाता है। उसी तरह थाइमस ग्लैंड का साइज भी कम होता जाता है। ठीक है। देन आती है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में स्प्लीन। ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन थी। ये काफी ऐसी बीन शेप्ड दिखती है, किडनी टाइप्स। मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट और उनका फैगोसाइटोसिस, मतलब लिम्फोसाइट्स को जो बाहर से चीजें आती हैं एंटीजेंस, उनको खत्म कर देती है। ठीक है। एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड। ये ब्लड बॉन्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर करती है, जो भी ब्लड में आते हैं उनको मारती है। एंड इट इज द रिजर्वॉयर ऑफ आरबीसी। अगर आपने सुना होगा, इट इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, है ना। तो ये होता है, रिजर्वॉयर भी होती है। देन हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है लिम्फ नोड। ठीक है। लिम्फ नोड्स क्या करती हैं? सॉलिड स्ट्रक्चर है बेटा बॉडी के, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ये क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं बाहर से कोई एंटीजेंस या माइक्रोब्स आ रहे हैं उनको, और उनको खात्मा करते हैं। एंटीजेंस आर ट्रैप्ड एंड एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट, एंड क्या करते हैं? ये अपने को बचाव करते हैं लिम्फ नोड्स। देन आता है बेटा माल्ट। मैंने आपको बताया था, माल्ट मतलब है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। जहां पे भी लाइनिंग होगी म्यूकोसा की, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरिनोवेजिनाइटल, वहां पे बेटा जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो माल्ट के अंदर आ जाते हैं। अप्रॉक्स 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माल्ट। ठीक है, माल्ट कैटेगरी में आते हैं। आइए वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन देखते हैं। ठीक है, तो भाई हमारी बॉडी में क्या होता है? आपने सुना है कि वैक्सीन, आप लोगों के निशान भी होंगे बचपन के, कुछ कुछ निशान होते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। तो वैक्सीनेशन होता क्या? मतलब ये 2-3 तरीके से वैक्सीन बनती है। ठीक है भाई, तुमने किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मान लो तुम्हारी बॉडी में ये पर्टिकुलर कोई कीड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, वो तुम्हारी बॉडी में इन्फेक्शन कर रहा था, और वो जैसे ही जाता था तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती थी। तो क्यों ना मैं उसी ऑर्गेनिज्म को मार के या उसको थोड़ा कमजोर बना के इंजेक्शन में डाल के तुम्हारी बॉडी में डाल दूं। तो जैसे ही वो जाएगा बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएगी। कभी भी तुमने देखा है, जब भी वैक्सीन लगती है हमें थोड़े दिन के लिए फीवर आता है, मतलब थोड़ी देर के लिए। कई लोगों को नहीं भी आता है, इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। बट जब आपने कोविड की वैक्सीन लगवाई होगी, फीवर आया था ना, बहुत लोगों को फीवर आया था। ठीक है, तो उससे क्या होता है, क्योंकि बॉडी में आपने एंटीजेंस डाले, उसके अगेन बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। ठीक है, तो थोड़ी देर वो एंटीजेंस अफेक्ट तो करेंगे बॉडी को, तो हल्का फुल्का फीवर या ये चीजें होती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट, 2 टाइप की इम्यूनिटी बेटा देखी जाती है, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड अदर इज पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी बेटा जो प्रोड्यूस्ड विद इन द होस्ट बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होती है। पैसिव इम्यूनिटी होती है रेडीमेड या परफॉर्म्ड एंटीबॉडी दी जाती है। ठीक है, रेडीमेड या परफॉर्म्ड एंटीबॉडी। टाइम टेकन, इसमें एक्टिव इम्यूनिटी में ज्यादा लंबा समय लगता है, और ये शॉर्टर समय में अपन को इफेक्ट, क्योंकि देखो भाई तुम्हारी बॉडी में ऑर्गेनिज्म आया, फिर तुमने उस ऑर्गेनिज्म के आने के बाद एंटीबॉडी बनाई, तो भाई टाइम तो लग रहा है ना इस प्रोसेस में। और एक ये है पैसिव, जैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल, सांप ने काट लिया, अरे भाई अगर अब तुम वेट करोगे, चलो चल, अरे तू तड़प, थोड़ी देर तड़प, एंटीबॉडी बना, एंटीबॉडी एंटीबॉडी, तब तक तो मर जाएगा। तो भाई इस केस में एंटी वेनम देते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं पेशेंट को जल्दी और एंटी वेनम देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है भाई, अगर कोई चीज रेडीमेड है तो वो फटाफट एक्ट करेगी। दूसरा, इसकी मेमोरी होती है, इसकी कोई मेमोरी नहीं होती है बेटा, नो मेमोरी। ये तो हमारी खुद की बॉडी के एग्जाम्पल। नेचुरल होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है। आप इसको वैक्सीनेशन के फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, लाइव, या मैंने आपको बताया ना, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म को आप मार के इंजेक्शन में डाल दो और लगा दो बॉडी में, जैसे मतलब अपन बहुत सारी बीमारियों में करते हैं। देन इसमें क्या आती हैं, जैसे भाई मदर से फीटस के थ्रू प्लेसेंटा में, या मदर से इन्फेंट के थ्रू जो इम्यूनोग्लोबिन्स आ रहे हैं, मतलब बच्चे ने खुद से कोई मेहनत नहीं करी, मदर की बनी बनाई इम्यूनोग्लोबिन्स उसमें आ गई।
ठीक है, जैसे ही सेम यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, वेनम, ठीक है, एंटी वेनम, जैसे एंटी वेनम, ओके। आइए आगे, ठीक है, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी अगेंस्ट एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एक्टिविटी ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। अगर तुम्हारी बॉडी में लड़ाई करने के लिए एंटीबॉडी बैठी है तो भाई एंटीजन को तो खत्म करेगी ना। तो एंटीबॉडीज अगर प्रोड्यूस हो रही हैं तो भाई वो इन्फेक्शन को खत्म करेंगी। वैक्सीन्स क्या करती हैं, मेमोरी सेल्स जनरेट करती हैं बॉडी में, मेमोरी बी सेल एंड मेमोरी टी सेल्स। ये क्या करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं पैथोजन को और एक्सपोजर करती हैं और उसे मारती हैं और एंटीबॉडी बनाती हैं उसके अगेंस्ट खूब सारी। ठीक है, वैक्सीन में आपने यही तो किया, मरा हुआ ऑर्गेनिज्म डाला तो तुम्हारी बॉडी ने देखा अरे भाई कौन आ गया, वो एंटीबॉडी बनाने लग जाती है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बेटा ये चीज आप बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादा अच्छे से पढ़ते हो, बट बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आप बस इतना ध्यान रख लीजिए इस चैप्टर के लिए, बाकी हम बायोटेक्नोलॉजी में ही देखते हैं कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से भी हमने बहुत अच्छी अच्छी वैक्सीन बनाई हैं। जैसे आप बोल सकते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो यीस्ट का यूज करके बनाई जाती है, ये चीज आप समझेंगे इन बायोटेक। ठीक है, तो बस ये याद रख लीजिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कौन सी वैक्सीन बनी, हेपेटाइटिस बी फ्रॉम यीस्ट। बात करते हैं एलर्जी। होता है ना, कई लोग कहते हैं यार मुझे पीनट बटर से एलर्जी है, यार मुझे डस्ट से एलर्जी, मैं मेरा मुंह बांध के जाऊंगी जहीं भी जाऊंगी। होता है ना, कई लोग होते हैं ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे पर्टिकुलर से। ठीक है, तो क्या होता है एलर्जी, क्या होती है भाई, ये बॉडी का एक तरीके से एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है कोई एंटीजन आने से। अब भाई आप लोग देखना, पुराने जमाने में लोग अपने बच्चों को ना ऐसे मिट्टी में खेलने के लिए छोड़ देते थे, तो बच्चे को भाई मिट्टी विट्टी से कोई इन्फेक्शन नहीं होते थे। अब देखो, अब जो आजकल के जमाने में ऐसा, अरे यार बेटा डस्ट है वहां क्यों छुआ, गार्डन में नहीं जाना, ऐसे होता है ना। तो भाई जो चीज से बच्चा कभी एक्सपोज हुआ ही नहीं है, तो क्या होता है उनके लिए वो चीजें कई बार एंटीजन बन जाती हैं और वो उनको एलर्जी कॉज करती हैं। ठीक है, एलर्जेंस आर अ सब्सटेंस टू विच एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। जैसे कई लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, माइट्स कीड़ों से एलर्जी होती है कुछ कुछ। ठीक है, डस्ट से, एनिमल डैंडर मतलब वो एनिमल को जो चारा डालते हैं ना उसकी वो जो उड़ती हैं उससे। कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है एलर्जी के टाइम, आईजीई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सिम्टम आते हैं भाई एलर्जी के, तो बहुत सिंपल सिम्टम्स हैं। छींक आएगी, आंखों से पानी, नाक से पानी, आंखें लाल हो जाना, ठीक है, स्नीजिंग, वाटरी आइज, नाक बहना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, ये एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। एंड अगर आप देखोगे एलर्जी में बेसिकली क्या होता है, कोई एलर्जन आया, ठीक है, इस एलर्जन के आते ही बॉडी क्या बनाती है, आईजीई, और आईजीई क्या करता है बेटा, ये बनाता है हिस्टामिन। ये बेटा आपके बेसोफिल या मास्ट सेल पे एक्ट करता है और ये रिलीज करते हैं बेटा हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ठीक है, जैसे ही कोई एलर्जन आता है बॉडी में आईजीई रिलीज होता है, एंटीबॉडी वो जाके बेसोफिल और मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है, वो फटते हैं उनके ग्रैन्यूल्स और वो रिलीज करते हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन। डायग्नोसिस कहता ऐसा होता है, पेशेंट इज एक्सपोज टू इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोज ऑफ एलर्जन और उनका रिएक्शन पढ़ा जाता है। अगर किसी को पता करना उनको एलर्जी किस चीज से है क्या है, तो उस पर्टिकुलर, जैसे मान लो किसी को डस्ट है तो उनके पास हुई डस्ट लाएंगे, टेस्ट करेंगे कि क्या उनको सच में ऐसे सिम्टम हो रहे हैं। ट्रीटमेंट, अरे भाई हिस्टामिन रिलीज हो रहा है तो आप एंटी हिस्टामिन दे दो। ठीक है, एड्रेनलिन का स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगा दो। अब आता है इफेक्ट ऑफ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल। जैसे बेटा मोर एंड मोर चिल्ड्रन मेट्रो सिटी में बढ़ रहे हैं, एलर्जीज बढ़ रही हैं, आप देखोगे ज्यादातर मॉडर्न टाउन पीपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आजकल अस्थमा होना ये बहुत कॉमन हो गया, एलर्जीज होना। वही मैंने होता है गांव के लोगों में ये चीजें आपको कम दिखेंगी। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन द लाइफ हैज रिजल्टेड इन लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी। जैसे ही लोगों को क्या होता है आजकल बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपने बच्चे को, भाई बाहर मत जा, ये मत कर, मिट्टी मत में जा, इधर मत जा। इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट की वजह से उनके बच्चे बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। आप देखना बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को ना कुछ खाने में भी बहुत रोका टोकी करते हैं, बेटा ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। इससे क्या होता है वो फिर उस चीज के भी एलर्जिक हो जाते हैं, मतलब कमजोर हो जाता है बॉडी का इम्यून सिस्टम।
आएंगे नेक्स्ट चीज, दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। जैसे ऑटो पायलट पे प्लेन चल रहा है, ऑटो चल रहा है, ठीक है, कहते हैं ना ऑटोमेटिक कार है। तो भाई ऑटो इम्यूनिटी क्या, तुम्हारी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी। पर अगर तुम्हारी बॉडी के खुद के सेल्स बॉडी को अफेक्ट करने लग जाए तो क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो क्या होता है, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी हायर वर्टिब्रेट्स में होती है। तो हम लोग में एक ताकत होती है कि हम पहचान जाते हैं हमारी बॉडी के सेल कौन है और दूसरे सेल कौन है। भाई जो बाहर से सेल्स आए हम पहचान जाते हैं ना, अरे यार ये तो बाहर का है, अपना सा नहीं लग रहा कुछ। तो जब हमारी बॉडी बेटा सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने लग जाए, खुद के सेल्स को अटैक करने लग जाए, तो जेनेटिक या अननोन रीजन से, तो बेटा उसमें कौन सी बीमारी होती है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये एक एग्जांपल है, माइस्थीनिया ग्रेविस, ऐसी बहुत सारी हैं, ठीक है, एक एग्जांपल आप देख लो। देन क्या होता है, इफ वी टॉक अबाउट ड्रग अब्यूज, ठीक है, ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहल अब्यूज। भाई आजकल के जमाने में बहुत जल्दी यूथ तो इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों में ही, आप लोगों की उम्र के बच्चे होते हैं कि भाई ओहो ये सिगरेट पी रहा है तो अब मैं भी यार एक बार ट्राई कर लेता हूँ। फिर क्या होता है, वो एक ट्राई बेटा जिंदगी भर के लिए आपकी एक आदत बन जाता है और आपको ये चीज समझ नहीं आती। आप तो यही बोलते हो कि यार मैंने एक ही बार ट्राई किया, बट बेटा ये ट्राई से ही शुरू होता है। आपने क्या किया, एक बार ट्राई किया, फिर आप कई बार दूसरी बार मिले, आपने दूसरी बार ट्राई करा, अरे यार मेरे को तो आदत नहीं है, तीसरी बार करा, चौथी बार करा, फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। फिर जब भी कोई आपके साथ वो चीज करेगा आपका भी वो करने का मन करेगा। तो इट रिजल्ट्स इन व्हाट, एडिक्शन। तो ड्रग अब्यूज क्या होता है भाई, केमिकल्स व्हेन टेकन फॉर अ पर्पस अदर देन मेडिसिन, ठीक है, कोई दवाई खाना के मतलब ठीक करने के अलावा नशे करने के लिए लिए जा रही है, जो आपकी बॉडी को फिजिकल फिजियोलॉजिकली फंक्शंस को क्या कर रही, खराब कर रही है, दैट इज अ ड्रग अब्यूज। ठीक है, सोर्स क्या होता है भाई, ड्रग्स कहाँ से आती है, यूजुअली फ्लावरिंग प्लांट से, कुछ फंजाई से जो आती है बेटा ड्रग्स आती हैं। नाउ आपकी बेटा बुक के अंदर 4 टाइप की ड्रग्स के बारे में बात की गई है, ठीक है, दैट इज ओपियोइड्स, दैट इज दिस, मैं यहां लिख देती हूं, फर्स्ट इज ओपियोइड्स, देन कैनाबिनॉइड्स एंड भाई स्टिमुलेंट्स, देन हैलुसिनोजेंस, ठीक है, 5वीं तो चलो अलग है, मैं बता देती हूँ, आ जाओ। तो भाई ओपियोइड्स क्या होते हैं, ये बेटा वो ड्रग्स हैं जो आपके सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बाइंड करती है या फिर जीआई ट्रैक्ट में, ठीक है। ये ड्रग्स कहां से मिलती हैं बेटा, बहुत ही फेमस पौधा है जिसे ये ऐसा सा दिखता है, पैपेवर सोमनिफेरम, या इसे कहते हैं पॉपी प्लांट। ये इसके लैटेक्स में मिलती हैं, ठीक है, पॉपी प्लांट के लैटेक्स से ऑब्टेन की जाती हैं। इसका स्ट्रक्चर आपकी बुक में, आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करना, बट अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको याद रखना है, सिर्फ ध्यान कि अगर एमसीक्यू आ जाए तो मैं तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक यही बताऊंगी, जैसे ओपियोइड में ओ आता है क्लोज्ड, तो वैसे इसमें भी क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। कितने रिंग्स है, 1 2 3 4 5, 5 रिंग्स हैं क्लोज्ड रिंग्स, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ओपियोइड्स में ओ क्लोज्ड है, वैसे ही इसका स्ट्रक्चर भी पूरा क्लोज्ड है विद 5 रिंग्स। फिर एग्जांपल क्या है इसका, मॉर्फिन, हीरोइन, जिसे हम कहते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन, बेटा नाम याद रखना है आपको, इसे स्मैक भी कहा जाता है, ठीक है। आप लोग देखेंगे बहुत सारे न्यूज चैनल पर बोल बताते हैं इनके घर में हीरोइन पकड़ी गई, रेड पड़ी, ठीक है। इसके सिम्टम क्या होते हैं, ये सेडेटिव और पेन किलर, बेटा बहुत सारी जगह मॉर्फिन को एज अ पेन किलर यूज किया जाता है। जैसे आप देख लो जहां पे बहुत एक्सट्रीम पेन, मान लो किसी का टांग कट गया, हाथ कट गया, कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसमें उनको बहुत पेन है, तो मॉर्फिन दी जाती है, ठीक है। यूजफुल इन पेशेंट्स अंडरगोइंग सर्जरी, अंडरगॉन सर्जरी, डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। ये बेटा व्हाइट कलर की दिखती है, व्हाइट बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, व्हाइट पाउडर जैसी छोटे छोटे पैकेट्स में आती है, ठीक है। देन यू टॉक अबाउट कैनाबिनॉइड्स, ये ब्रेन को अफेक्ट करती हैं, ये ऑब्टेन होती है बेटा हमें फ्लावर की लीव से, रेजिन से। ये बेटा कौन से पौधे से मिलती है, ये मिली थी पैपेवर सोमनिफेरम से, ये मिली है कैनबिस सलाइवा से। बेटा नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं, जितनी भी ड्रग्स पढ़ रहे हैं वो कौन से रिसेप्टर पे एक्ट कर रही है, कौन सा पौधा इन्वॉल्व है, इसमें कौन इन्वॉल्व था, इसमें इन्वॉल्व है पैपेवर सोमनिफेरम, इसमें इन्वॉल्व है कैनबिस सटाइवा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये ओपन है, ठीक है, याद रखेंगे जो ओपन सा स्ट्रक्चर था, देखो पूरा नहीं आधा अधूरा है,
सी भी तो आधा अधूरा होता है ना, ये पूरा ओ नहीं बन पाया है। मैं तो बस याद करने की टेक्निक बता रही हूँ कि जैसे ओपियोइड्स में ओ था तो इसके स्ट्रक्चर में भी सब कुछ रिंग फॉर्म में था। सी बेचारा पूरा ओ नहीं बन पाया, वैसे इसका स्ट्रक्चर भी आधा अधूरा सा होता है। ठीक है। स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल, ये यूजुअली बेटा इनहेलेशन मतलब नेजल रूट या ओरल रूट से लिया जाता है। चरस, हशीश, गांजा, मैरिजुआना, ये सब कैटेगरी बेटा इसके अंदर आती है। ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल या नॉन इन्फेक्टेड सेल्स में इन्फेक्ट करती हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये सारी सोचो रिसेप्टर इनका ब्रेन में है पर अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को करती हैं, विच इज अ वेरी मेजर पॉइंट। बहुत बार क्वेश्चंस में आ जाता है विच टाइप ऑफ ड्रग अफेक्ट्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और सीवीएस, तो इट इज बेटा कैनाबिनॉइड्स। जरूरी नहीं है ब्रेन में अफेक्ट जाके बाइंड करती है रिसेप्टर से तो, बट ये अफेक्ट सीवीएस को करती है। ठीक है। दीज डेज कैनाबिनॉइड्स आर फॉर्मेटिंग ऑल्सो बीइंग अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन। बहुत लोग अपनी स्पोर्ट्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, अपनी पावर बढ़ाने के लिए कुछ ड्रग्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्टिमुलेंट्स, बेटा स्टिमुलेंट स्टिमुलेट कर देती हैं बॉडी। ठीक है। जैसे ये आपके सीएनएस से बाइंड करती हैं, इसमें आता है कोका प्लांट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका विच इज फाउंड इन साउथ अमेरिका बेटा। ठीक है। ओपियोइड्स में पैपेवर सोमनीफेरम, कैनाबिनॉइड्स में कैनबिस सटाइवा, इसमें एरिथ्रोजाइलम कोका हुआ ना, हाय नहीं मेरा कोका कोका, ठीक है वही वाला कोका। ठीक है। ये स्नॉट किया जाता है, नाक से लिया जाता है, स्नॉटिंग। कोकेन, कोका एल्कलॉइड, कॉमनली कॉल्ड एज कोक और क्रैक। कोकेन तो आपने सुना ही होगा। ठीक है। ये क्या करता है बेटा, हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिलीज होते हैं उनके ट्रांसमिशन में वो अफेक्ट करता है। प्रोटीन स्टिमुलेंट एक्शन होता है, सेंस ऑफ यूफोरिया, एक्सेसिव डोजेज से हेलुसिनेशन होते हैं। क्या होता है, ये एक ऐसी ड्रग है जो आपको आपकी ही दुनिया में ले जाती है, यू हेलुसिनेट। ठीक है। यू गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी, काफी स्टिमुलेट हो जाता है जो आपका पूरा इम्यून मतलब बॉडी का सिस्टम होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी बॉडी में न्यूरोट्रांसमिटर्स को काफी अफेक्ट करती है। हेलुसिनोजन बेटा, हेलुसिनोजन मतलब जो हेलुसिनेशंस दे। ठीक है। एट्रोपा, बेलेडोना और दतूरा से ये ऑब्टेन होती है। दिस इज द दतूरा प्लांट। ठीक है। हैव बीन यूज्ड फॉर 100 ऑफ इयर्स इन फोक मेडिसिन, रिलीजन, सेरेमनी एंड रिचुअल ओवर द ग्लोब। इसको यूज किया जाता है दतूरा को। ठीक है। बहुत सारी जगहों पे रिचुअल्स के फॉर्म में भी। इट इज यूजुअली सिंथेटिक ड्रग, दतूरा प्लांट से मिलती है। इसमें बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइज़ामीन्स, एम्फेटामीन्स भी आती हैं भाई हेलस। ठीक है। ये यूजुअली बेटा ट्रैंक्विलाइजर में आती हैं। ये हेल्प करती हैं पेशेंट को टू कोप विद डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। ठीक है। अदर ड्रग्स में बेसिकली दिस इज ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स लिख लो, यहाँ पे बुक में मेंशन्ड है बट इधर नहीं है, तो 5th नंबर पे ट्रैंक्विलाइजर्स डाल लो। ठीक है। इस वाले पार्ट को हटा दो। बार्बिचुरेट्स, बेंजोडापीन्स, एम्फेटामीन्स। ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, इसमें बार्बिचुरेट्स, बेंजोडापीन, ये क्या करती है पेशेंट को, जैसे नींद नहीं आती जिन लोगों को, उनको ये दिए जाते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। ठीक है। डिप्रेशन हो रहा है किसी को तब दिए जाते हैं एज एन एंटी डिप्रेसेंट। अब आ जाते हैं बेटा ड्रग्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन। यहाँ पे एक बार चूज कर लेते हैं डिफरेंट कलर। कोई इंसान ये चीजें यूज कब करता है, जब स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन किसी को अपनी मसल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मान लो रेसिंग करनी है, वेट लिफ्टिंग करनी है, प्रमोट अग्रेसिवनेस, अंदर एक वो था ना स्पोर्ट्स पर्सन अग्रेसिवनेस जलाता है, इनहैंस एस्थेटिक परफॉर्मेंस। ठीक है। एथलेटिक परफॉर्मेंस, मान लो कोई इंसान 5 किलोमीटर भाग रहा है, ये ड्रग लेके 10 किलोमीटर भाग लेगा। ठीक है। कॉमनली ड्रग्स जो अब्यूज होती है, नार्कोटिक्स, डायूरेटिक्स, एनाबॉलिक एंड सर्टेन हॉर्मोन्स। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं भाई, मूड स्विंग, डिप्रेशन, ग्रोथ रुक जाती है, प्रीमेच्योर ग्रोथ, सेवरल फेशियल एंड बॉडी हेयर आने लगते हैं, एक्ने होने लगते हैं। ठीक है। मेल्स में तो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है, साइज ऑफ टेस्टिकल्स रिड्यूस हो जाता है, चेहरे पे पिंपल्स आने लगते हैं। वहीं फीमेल्स की बॉडी थोड़ी मैस्कुलाइन हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसरप्ट हो जाती है, क्लाइटोरिस का एनलार्जमेंट होता है, हेयर ग्रोथ होती है फेस पे, और वॉइस की भी डीपनिंग होने लगती है। These side effects may be permanent with prolonged use. अगर कोई इंसान ड्रग से एडिक्ट हो रहा है, जैसे आप लोग कहोगे मैम हमने जितनी भी ड्रग्स पढ़ी वो तो कितनी अच्छी लग रही हैं, हेलुसिनेशन दे रही हैं, अच्छा फील करा रही हैं, नींद ला रही हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है भाई, बट वो आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपके सीएनएस, इन सब चीजों को अफेक्ट कर रही हैं।
तो वो टेम्परली तो आपको लगता है मेरी जिंदगी बहुत सही हो गई है, बट भाई अगर आप उन ड्रग्स को छोड़ोगे तो आपको पता चलेगा रियल लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। इट्स जस्ट गिविंग यू अ फीलिंग ऑफ गुडनेस, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, बट फॉर अ परमानेंट पीरियड ऑफ टाइम वो आपको कोई भी सुख नहीं दे रही है। इट इज ओनली एंड ओनली अफेक्टिंग योर बॉडी। ठीक है, टबैको स्मोकिंग पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स। भाई आजकल तो टबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, लोगों को देखा से पीकते रहते, फुक फुक पीक, लाल कलर की थूके फेंकी होती दीवारों पे, सिगरेट बीड़ी चलती रहती है लोगों की, है ना। इनटेक, स्मोक, च्यूड, स्नफ, टबैको को किया जाता है। ये केमिकल सब्सटेंस है जिसमें निकोटीन होता है। एक्शन ऑफ निकोटीन, निकोटीन क्या करता है बेटा, आपकी एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करके एड्रीनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करवाता है ब्लड सर्कुलेशन में। इसलिए जो इंसान स्मोक कर रहा है, गुटखा खा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा बट वो रिलैक्स फील करने लगता है। तभी तो उसको उस चीज की आदत पड़ी। आपने कभी सुना हो कि यार मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा था इसलिए मैं स्मोकिंग करता हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्स लगता है। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग या निकोटीन आपकी बॉडी में बेटा, या गुटखा क्या कर रही है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को रिलीज कर रही है। देन ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। मोनोऑक्साइड जा रही है ब्लड में, आपके ब्लड बेटा हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से कम बाइंड करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा, क्योंकि उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है। ऑफ कोर्स सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट रेट और बीपी बढ़ाएगा। कॉमन डिजीजेस जैसे ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमिया, कोरोनरी हार्ट डिजीज, अल्सर, लंग्स में टार, वो देखा है मूवी देखने जाते हो तो ऐड आता है मुकेश, सुनीता, इनको कैंसर हुआ, इनका जबड़ा काट के निकालना पड़ा। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, रिस्क ऑफ कैंसर, ओरल कैविटी, थ्रोट, लंग, ब्लैडर कैंसर होने के चांस होते हैं। इसलिए से नो टू टबैको, विच मीन्स से नो। ठीक है, नो टू बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, एनीथिंग। देन बेटा जैसे अडोलेसेंस, अडोलेसेंस बेटा आपकी वो उम्र होती है जब आपको कोई भी आदत बहुत जल्दी लग जाती है, वही जो उम्र आपकी चल रही है। ठीक है, इस उम्र में क्या होता है, हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से। ठीक है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस। अडोलेसेंस मीन्स अ पीरियड ऑफ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड मैच्योर्स, हर एटीट्यूड, इफेक्टिवनेस, सोसाइटी में पार्टिसिपेशन सब चेंज हो जाता है। ठीक है, मैच्योर हो जाते हो एज अ पर्सन। अडोलेसेंस इज अ लिंकिंग स्टेज बिटवीन, ना तो आप बच्चे हो अब और ना आप बड़े हो, इट्स अ लिंकिंग स्टेज। ठीक है, इट इज अ पीरियड ऑफ 12 to 18 ईयर्स की उम्र के बच्चे वो अडोलेसेंट पीरियड में है, और वो काफी वल्नरेबल होते हैं। मतलब उन बच्चों को, जैसे आप ही लोग हो, आप लोग किसी की बात से इन्फ्लुएंस भी जल्दी हो जाओगे। कोई आपको बोलेगा ना आपके मतलब की बात, तो आपको अच्छा लगता है, हाँ हाँ यार कितनी रिलेटेबल बात बोली। पर वहीं कोई आपको डांट देगा तो आपको गुस्सा भी ज्यादा आ जाएगा कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया। ओके, वही हम बात करें, इट इज अकम्पनीड बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस। बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, क्यूरियोसिटी होती है, एक्साइटमेंट होता है लाइफ में कुछ ट्राई करने का। मतलब यंगस्टर्स होते हैं ना, दे आर वेरी इजीली मोटिवेटेड। जैसे आप लोग भी, आप लोगों को मैं दो अच्छी लाइन बोलूंगी अभी, आप बहुत मोटिवेट हो जाओगे कि बेटा घर जाके पढ़ो, आप एकदम घर जाके पढ़ाई करने लग जाओगे। बट वो मोटिवेशन बहुत कम टाइम के लिए, अगले दिन वापस वही स्केड्यूल। बेटा ये एज ही ऐसी होती है दैट पीपल गेट इन्फ्लुएंस वेरी इजीली। एक्साइटमेंट, मोटिवेशन टू ट्राई न्यू थिंग्स बहुत ईजी होता है। फर्स्ट यूज में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लोग ट्राई करते हैं ड्रग्स को, या स्ट्रेस या प्रेशर में ट्राई करते हैं। जैसे भाई स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो किसी ने कह दिया भाई ड्रग्स ले तेरे को अच्छा लगेगा, ऐसे टाइप के प्रेशर में लोग ये देखना या खाना पीना शुरू करते हैं। या फिर मूवीज, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, भाई आजकल बहुत बड़ा है सोशल मीडिया, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, ओहो ये तो स्मोकिंग चल रही है मूवी में, मेरा ही मन हो गया। ठीक है, अनस्टेबल अनसपोर्टिव फैमिली या पीयर प्रेशर की वजह से बच्चे क्या करते हैं, अल्कोहल पीने लग जाते हैं। अच्छा लग रहा है ड्रग्स लेके अल्कोहल पी के, तो बेटा दीज आर ऑल रॉन्ग थिंग्स। ये एज आपकी बहुत सेंसिटिव एज है, इस एज में बच्चों जितनी चीजों से बच सकते हो। ठीक है, यूज ऑफ ड्रग्स इवन वंस, ठीक है, तो क्या होता है आपको बेटा एडिक्शन लगता है। और जब भी आप किसी एडिक्शन को छोड़ने की कोशिश करते हैं वो इतना इजीली नहीं छूटता। एक बार लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया, और बेटा ये एक साइकिल बन जाती है और एडिक्शन हो जाता है, ये कभी खत्म नहीं होता। फिर क्या होता है, जैसे एडिक्शन मतलब बिकॉज ऑफ परसीव्ड बेनिफिट्स, आपको रिपीटेड यूज से किसी साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाता है एक चीज से, आपको टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, यार मैं ठीक हूं, मैं जब भी ये ड्रग लेता हूं या मैं जब भी अल्कोहल पीता हूं मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है, एडिक्शन होता है ये। डिपेंडेंस क्या होती है कि मान लो
कोई इंसान ड्रग ले रहा है, आपने वो मूवी देखी है संजू, जिसमें वो दिखाते हैं कि ड्रग डिपेंडेंस, उसको जैसे ड्रग्स छोड़ता है किसी इंसान को, या आपने इंग्लिश मूवीज में देखा होगा, लोग है ना ऐसे रिहैब सेंटर जाते हैं जहाँ 5-6 लोग कुर्सी लगा के एक साथ बैठे होते हैं और डिस्कस करते हैं, मैं पहले बहुत ड्रग लेता था बट अब मैंने छोड़ दी है। तो भाई लोगों को डिपेंडेंस हो जाती है, जैसे ही वो ड्रग छोड़ते हैं ना उनको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, अचानक से अजीब सा बिहेवियर हो जाता है, गुस्सा आने लगता है कि कैसे छीन ली मुझसे ड्रग्स, कैसे बंद करा दिया मेरा ये सब, मुझे खुशी ही नहीं हो रही है, मुझे सब दुखी लग रहा है, बॉडी कांपने लगती, ठंड गर्मी अजीब सा लगना। दिस इज ऑल द सिम्टम्स ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ अ ड्रग। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक अनप्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम। अगर रेगुलर डोज ऑफ ड्रग अल्कोहल ले रहे हो और डिसकंटिन्यू करते हो तो बेटा विड्रॉल सिम्टम होगा। ठीक है, जो कि काफी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर आप किसी रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग ले रहे हो तो आपका लेवल भी इंक्रीज होगा। जैसे आपने कभी देखा है, अगर कोई आप एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो आप पैरासिटामोल या कोई पेन किलर लेते रहते हो बहुत छोटी छोटी चीज पे, भाई थोड़ा सर दर्द हुआ पैरासिटामोल खा ली, हाथ में दर्द हुआ दर्द की दवाई खा ली, तो आपने देखा होगा अपने साथ भी, अगर आप कोई गोली बार बार लेते हो फिर आपको वो गोली असर करना बंद कर देती है, आपको फिर वो एक की बजाय ज्यादा डोजेज लेनी पड़ती है। जहां आप 300 ग्राम ले रहे थे, हो सकता है 500 ग्राम गोली लेनी पड़ेगी, 650 mg की गोली लेनी पड़ेगी। वैसे ही ड्रग्स के साथ होता है, पहले तो इंसान थोड़े से ही शुरुआत करता है, जैसे एक सिगरेट अ डे, फिर वो भाई नाप तोली नहीं होती, रिसेप्टर्स को और चाहिए, और रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू ओनली हायर डोज ऑफ ड्रग लीडिंग टू ज्यादा ग्रेटर इनटेक। नाउ ड्रग्स और इनके अफेक्ट क्या होते हैं, बहुत अजीब सा बिहेवियर, वायलेंस, डिप्रेशन, फटीग, अकेडमिक परफॉर्मेंस, सब जिंदगी बर्बाद हो जाती है यार। वार्निंग साइंस क्या है, भाई पहले ही पता कर लो कि आपको ये चीज हो रही है क्या। गेट योर सेल्फ ट्रीटेड, गो टू अ रिहैब सेंटर, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट, टॉक टू अ डॉक्टर अराउंड यू, टॉक टू हुएवर यू वांट टू। बट बेटा इस एडिक्शन से निकलना ही पड़ेगा, जिंदगी संवारनी है तो यहाँ पे आता है भाई अनएक्सप्लेन्ड, बच्चे स्कूल जाना कॉलेज जाना बंद करते हैं, लड़ाई ज्यादा करना शुरू कर देते हैं, खाने पीने की कोई सारी हैबिट्स बर्बाद हो गई हैं, फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ सारे रिलेशनशिप बर्बाद, हाइजीन का कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई हॉबीज ही नहीं है, वेट भी बढ़ रहा है कम हो रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता है लोगों को, हाई डोज से बेटा कोमा में चला जा सकता है, क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग से नर्वस सिस्टम और लिवर की बीमारी हो सकती है, यूज ऑफ ड्रग्स, अगर कोई प्रेगनेंसी के टाइम ड्रग्स या अल्कोहल ले रहा है उसको अफेक्ट होता है। अब्यूजर से क्या होता है, वो चोरी की आदत, क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, ड्रग्स के लिए पेरेंट्स तो पैसे देंगे नहीं, तो लोग क्या चोरी करने की आदत डालते हैं कि हम पैसे चुरा के ड्रग खरीद लेते हैं, ऐसा भी लोग करने लगते हैं। ठीक है, एडिक्ट बिकम्स द कॉज ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वो फैमिली नहीं देगी, अपने दोस्त से बोलेगा यार आज मुझे उधार दे दे 1000 रुपए का, मुझे कुछ खरीदना है। ठीक है, वो ऐसे मांग मांग के शुरू होती है चीज। ठीक है, विड्रॉल सिंड्रोम में क्या होता है, एंजाइटी, नोसिया, शेकीनेस, स्वेटिंग, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मेडिकल सुपरविजन लो। इसको आप बचाएं कैसे, कोशिश करो कोई प्रेशर मत लिया करो किसी भी चीज का, लाइफ में कोई भी चीज का बेटा प्रेशर नहीं लेना है, चाहे पढ़ाई हो, सब हो जाएगा यार, जरूरी नहीं है 95% आई है तभी आप इंटेलिजेंट हो, नहीं, इट्स ओके इफ यू इवन हैव 65, बस कोशिश ये करनी है आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होनी चाहिए। किसी से कंपेयर मत करो कि यार इसकी तो 95% आती है। अब भाई जैसे मेरी एक कजन थी, मामा की बेटी, शी वॉज ऑलवेज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, शी वॉज ऑलवेज यूज टू हैव परसेंटेज 95, 96, 97, मेरी 80, 85, 90 ऐसी ही रहती थी। डजंट मीन कि मैं खराब हूं वो अच्छी हो गई, बेटा हर किसी की अपनी एक अलग लेवल ऑफ कैपेसिटी होती है, आप उसमें परफॉर्म करें, किसी चीज का प्रेशर ना लें। ठीक है, एजुकेशन या काउंसलिंग लें, आपको लग रहा है बहुत दिक्कत हो रही है, गो फॉर अ काउंसलिंग। आजकल तो बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट, मेडिटेशन सेंटर, स्पोर्ट्स सेंटर, योगा सेंटर, अपना ध्यान भटकाओ। देन सॉर्ट आउट प्रॉब्लम विद पेरेंट्स एंड पियर्स, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पेरेंट्स से ही तुम्हें दिक्कत है, सॉल्व इट आउट। कोई भी पेरेंट बेटा इतने जालिम नहीं होते कि दे वोंट अंडरस्टैंड यू, यू नीड टू टॉक टू देम। हो सकता है कोई चीज वो बेटा आपकी जनरेशन से बिलोंग नहीं करते हैं, तो कुछ चीजें हो सकती हैं आपको उन्हें समझानी पड़े, हो सकता है वो एक बारी समझे भी ना, बट कोशिश करो, ट्रस्ट मी वो समझेंगे। और आपको लग रहा है वो नहीं समझ रहे, गो टू अ साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और द डॉक्टर विल टॉक टू देम, दे विल डेफिनेटली मेक देम अंडरस्टैंड। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, पेरेंट्स को अलर्ट करो, टीचर्स को, क्लोज फ्रेंड्स को, और कोशिश करो जहां पे भी आपको लगता है टेक हेल्प, डोंट गो फॉर ड्रग्स एंड अल्कोहल्स, प्रॉपर रेमेडी लो, ट्रीटमेंट लो, सीक प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प। आपको लग रहा है भाई डॉक्टर के पास जाना, जाओ, बिल्कुल जाओ। ठीक है, रिलीव इंडिविजुअल फ्रॉम दीज इवेंट्स।
बचना जरूरी है। मैटर नहीं करता है कि कहां से हेल्प ले रहे हो, टेक हेल्प फ्रॉम वेयर एवर नीडेड। ये सारे पॉइंट्स बेटा ऐसे हैं जो आप बोर्ड्स में खुद से भी लिख सकते हो, बस समझना आना चाहिए। ठीक है, आपकी बुक में एनसीईआरटी में लास्ट में 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, एजुकेशनल, काउंसलिंग, अवॉइड पीयर प्रेशर, टेक मेडिकल और प्रोफेशनल हेल्प, ऐसे करके। तो यू कैन नोट ऑल दीज टाइम, लुक फॉर डेंजर साइंस, ऐसे। ठीक है बेटा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज विद द नेक्स्ट चैप्टर। अच्छे से बेटा इस चैप्टर को रिवाइज करिए, पढ़िए, हर एक स्टेप पे जाइए, एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी की रीडिंग करिए, आपके पास आपके नोट्स हैं उन्हें पढ़िए। दिस लेक्चर वाज ओनली फॉर रिवीजन। आई होप आपने सारे पॉइंट्स को कनेक्ट किया हो हर जगह से। किया है तो बहुत बेहतरीन, नहीं किया है तो बेटा एनसीईआरटी अपने नोट्स की रीडिंग लगाओ, फिर इसको देखो, डेफिनेटली आपका पूरा चैप्टर A to Z रिवाइज हो जाएगा, टिप्स पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस अपनी चीजों को ध्यान से पढ़ें। ठीक है बेटा, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।